खंड 1 अध्याय 1 अध्याय 1 सिस्टम सक्रियण _1 अध्याय 1 सिस्टम सक्रियण _1 वह समय यात्रा करके महान शिया राजवंश का 9वां राजकुमार बन गया था, लेकिन इस पहचान ने लू चेन के लिए काफी परेशानियां खड़ी कर दी थीं। लू चेन ने अपने हाथ में मौजूद शाही फरमान को देखा और एक गहरी आह भरी। उसी क्षण हरे रंग की लंबी पोशाक पहने आकर्षक कद काठी वाली एक महिला उस हॉल में दाखिल हुई जहां लू चेन मौजूद था। लू चेन के परेशान चेहरे को देखकर महिला ने उसे दिलासा देते हुए कहा, चेना, उत्तर में कुछ भी खतरनाक नहीं है और इसके अलावा राजधानी से दूर रहना वास्तव में तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। उस महिला की आवाज कोमल और मधुर थी, मानो वसंत की कोई हवा दिल को छू ले। लू चेन ने अपने सामने खड़ी महिला की ओर देखा और उसके चेहरे से सारी चिंताएं पल भर में गायब हो गईं। उस महिला का नाम चू यूकिन था और अतीत में वह उसकी मां की नौकरानी थी, लेकिन उसकी मां हमेशा उसे बहन की तरह मानती थी, इसलिए लू चेन उसे मैडम चू भी कहकर बुलाता था। जब लू चेन 10 साल का था तब उसकी मां का देहांत हो गया और तब से चू यूकिन ही उसकी देखभाल करती आ रही है। इस दुनिया में आए हुए उसे ज्यादा समय नहीं हुआ था कि उसे पृथ्वी पर बिताए अपने जीवन की यादें वापस मिल गईं, लेकिन वे यादें उसके लिए ज्यादा मददगार साबित नहीं हुईं। उपन्यासों के नायकों के विपरीत, जो सामान्य ज्ञान के अलावा सब कुछ जानते थे, उन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और उन्हें प्राचीन कविताएं भी मुश्किल से याद थीं। भले ही उन्होंने हाई स्कूल में प्रतिदिन कविताएं याद की हों, लेकिन इस समय तक वे सब कुछ भूल चुके थे, इसलिए वे प्राचीन लोगों से अलग नहीं थे। जहां तक राजनीतिक मामलों की बात है, लू चेन को इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, लेकिन वह एक बात निश्चित रूप से जानता था कि उसे कभी भी सिंहासन के संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसे ये भी नहीं पता होगा कि उसकी मृत्यु कैसे होगी। उनकी मां दक्षिण के कुलीन चू परिवार में जन्मी थी, इसलिए अगर वह सिंहासन के संघर्ष में शामिल होना चाहते तो उन्हें पूरी तरह से समर्थन मिल जाता। इसके अलावा हमेशा से ऐसे लोग रहे थे जो उन्हें इस पद के लिए दावेदारी करने के लिए लुभाने की कोशिश करते रहे थे, लेकिन सौभाग्य से वह अपनी सीमाओं से अवगत थे। अब जिस तरह की जिंदगी वह जी रहा था, जिसमें उसे हर चीज मुहैया कराई जा रही थी, वह वास्तव में बुरी नहीं थी। उसे कोई जोखिम उठाने की जरूरत नहीं थी। ये बहुत दुख की बात थी कि उसे जल्द ही उत्तर की कठोर और ठंडी भूमि में कष्ट सहने के लिए जाना पड़ेगा, शायद इसलिए कि वह बहुत ही अयोग्य प्रतीत होता था, केवल जीवन का आनंद लेना जानता था। महान शिया राजवंश के सम्राट, उसके पिता ने उसके वयस्क होने को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हुए उसके लिए मुजिक्सुआन के साथ विवाह की व्यवस्था की और उसे उत्तरी शहर का शासन संभालने का निर्देश दिया। अगर यह अतीत में हुआ होता तो कौन जानता है कि राजधानी की पहली प्रतिभाशाली महिला मुजिक्सुआन से कितने लोग शादी करना चाहते, लेकिन अब हालात अलग थे। मुजिक्सुआन के परिवार का संबंध एक विद्रोही कबीले से था और हालांकि मू परिवार ने खुद को बचाने के लिए फांसी से सुरक्षा का फरमान जारी करवा लिया था, लेकिन उनके परिवार की प्रतिष्ठा बुरी तरह गिर गई थी। राजनीति की थोड़ी सी भी समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति जानता था कि मुजिक्सुआन से शादी करने से युवराज बनने की उसकी लगभग कोई भी संभावना खत्म हो जाएगी। लू चेन को युवराज के पद की परवाह नहीं थी, उसे केवल इस बात की चिंता थी कि विद्रोही कबीले से मू परिवार का संबंध मुजिक्सुआन से शादी के बाद उसके सुखमय जीवन को कहीं प्रभावित न कर दे। वह चिंतित तो था, लेकिन यह विवाह उसके पिता सम्राट द्वारा तय किया गया था और वह इसे अस्वीकार नहीं कर सकता था। उसे केवल इसे स्वीकार करना था। इस समय लू चेन के होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे, जिससे एक हल्की सी मुस्कान प्रकट हुई और उसने कहा, मैडम चू, अगर मैं उत्तरी शहर चला जाऊं तो क्या आपको राजधानी में अकेलेपन का एहसास नहीं होगा? लू चेन की मां की नौकरानी होने के अलावा चू यूकिन की एक और खास पहचान थी। वह चू परिवार से थी और लू चेन के सामने वह पूरे चू परिवार के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। हालांकि लू चेन द्वारा मुजिक्सुआन से विवाह करने और उत्तरी शहर जाने के बाद इसका मतलब ये होगा कि युवराज बनने की उसकी संभावना पूरी तरह खत्म हो जाएगी। चू परिवार अब उस पर भरोसा नहीं करेगा और चू यूकिन भी संभवतः उसे छोड़ देगी। चू यूकिन शक्ति के मामले में 9वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। इस दुनिया में पूरे महान शिया राजवंश में 9वें स्तर के गुरु बहुत कम थे और चू परिवार एक 9वें स्तर के गुरु को एक बेकार राजकुमार के पीछे चलने की अनुमति नहीं देगा। चू यूकिन मुस्कुराई और फिर बोली, अगर आप उत्तरी शहर जाएंगे तो मैं भी आपके पीछे आ जाऊंगी। ये सुनकर लू चेन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। लू चेन ने हैरानी से पूछा, मैडम चू, क्या आप वाकई मेरे साथ उत्तरी शहर जाना चाहती हैं? चू यूकिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेशक, मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूंगी। आप ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि एक बार आपकी पत्नी हो जाए तो आप अपनी चाची को नहीं चाहेंगे? लू चेन ने झट से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है मैडम चू, मैं आपके साथ उत्तरी शहर जाने के लिए बेताब हूँ। आपके बिना शायद मुझे नींद भी न आए। ये कहते हुए लू चेन ने चू यूकिन की ओर एक नजर डाली। चू यूकिन इस साल 28 साल की हो गई हैं, फिर भी वह अब भी बेजोड़ रूप से सुंदर हैं। हल्के नीले रंग के क्लाउड अटायर में सजी उनकी अद्वितीय सुंदरता बेदाग थी। उनके कोमल चेहरे की बर्फीली सफेदी पर हल्की सी लाली छाई हुई थी। वह सुंदर और कोमल थीं, उनकी आंखें झरने की तरह निर्मल थीं। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी जो लगभग नम्रता से भरी हुई थी। उसके काले बाल पीछे की ओर कंघी करके ऊंचे स्टाइल में गूंथे हुए थे और उनकी सुगंधित लंटें हवा में लहराते हुए विलो के रेशों की तरह उसके कंधों पर फैल रही थीं। उसके चमकदार काले बालों में जड़ा जेड हेयरपिन चमक रहा था और उसका हल्का नीला क्लाउड अटायर उसकी खूबसूरत आकृति को असीम आकर्षण से और भी निखार रहा था।
चू यूकिन के लिए लू चेन की भावनाएं काफी जटिल थीं, लेकिन एक बात वह निश्चित रूप से जानता था, वह उसे पाने के लिए तरसता था। अगर चू यूकिन उसे छोड़कर चली जाती तो वह उसे जाने देना बिल्कुल नहीं चाहता। उसी क्षण चू यूकिन ने स्नेहपूर्वक कहा, ठीक है, अब मजाक करना बंद करो और अपनी शादी की तैयारी करो। कुछ दिनों के बाद नॉर्थ प्रिंस मैंशन के अंदर और बाहर का पूरा इलाका उत्साह से भरा हुआ था। हर जगह झालरें और लालटेन लटके हुए थे। आज लू चेन का बड़ा दिन था और लू चेन के करीबी हों या न हों, लगभग हर अधिकारी उपस्थित था। शादी का भोज समाप्त होने के बाद लू चेन दुल्हन के कमरे में जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। पिछले कुछ दिनों में लू चेन ने इस बात को स्वीकार कर लिया था, मुजिक्सुआन के परिवार ने चाहे जो भी अपराध किए हों, अब उसकी शादी उससे हो चुकी थी और उसे इस बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं थी। अब जबकि मुजिक्सुआन की शादी उससे हो चुकी थी, वह उसकी राजकुमारी थी और मुजिक्सुआन के बेहद खूबसूरत होने की अफवाहों के बारे में सोचकर ही वह बहुत उत्साहित हो जाता था। चू यूकिन के विपरीत, हालांकि लू चेन चू यूकिन के लिए तरसता था, लेकिन आखिरकार उसका एक विशेष दर्जा था, जबकि मुजिक्सुआन अभी अभी उसकी पत्नी बनी थी, जिसके साथ वह वास्तव में रह सकता था। दुल्हन के कमरे में प्रवेश करते ही लू चेन की निगाहें तुरंत शादी के पलंग पर टिक गईं। बिस्तर पर एक महिला बैठी थी, जिसने चमकीले लाल रंग का दुल्हन का गाउन पहना हुआ था और उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। हालांकि उसका चेहरा ढका हुआ था, फिर भी उसकी आकर्षक आकृति ने लू चेन के दिल को मोह लिया था। उस महिला के दोनों ओर दो दासियां खड़ी थीं, दोनों ही बेहद खूबसूरत थीं। लू चेन के पिछले जीवन में इन दासियों जैसी खूबसूरत महिला से शादी करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता। उत्साह से भरे दिल के साथ लू चेन मुजिक्सुआन के पास पहुंचा और नौकरानी के हाथों से एक जेड की छड़ी लेकर धीरे से घूंघट उठाया। अगले ही पल एक बेहद खूबसूरत चेहरा नजर आया। मुजिक्सुआन किसी परी की तरह लग रही थी, जो नश्वर लोक में अवतरित हुई हो या 9 स्वर्गों की रहस्यमयी स्त्री का अवतार हो, जिससे लू चेन पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया। शर्म से लाल होते हुए मुजिक्सुआन ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, डार्लिंग, पीने का समय हो गया है। मुजिक्सुआन के शर्मीले स्वभाव को देखकर लू चेन खुद को रोक नहीं पाया और उस पर झपट पड़ा। दोनों नौकरानियां लू चेन को विवाह की शराब पीने के लिए याद दिलाने ही वाली थीं, लेकिन ये देखकर कि उसने पहले ही विवाह की रस्में शुरू कर दी थीं, वे चुपचाप एक तरफ हट गईं और सेवा करने लगीं। अनिश्चित समय के बाद लू चेन बिस्तर पर मुजिक्सुआन को अपनी बाहों में लिए हुए पूरी तरह से आराम महसूस कर रहा था। शायद यही वह जीवन था जिसकी उसे लंबे समय से चाह थी। लेकिन तभी एक अपरिचित महिला की आवाज सुनाई दी, डिंग, बधाई हो मेजबान, आपको अपनी पहली पत्नी मिल गई है और आपने ढेर सारे पुत्रों और ढेर सारे आशीर्वादों की प्रणाली को सक्रिय कर दिया है। नवविवाहितों के लिए उपहार पैक जारी कर दिया गया है, क्या आप इसे लेना चाहेंगे? अध्याय 2 नवागंतुक उपहार पैक _1 अध्याय 2 नवागंतुक उपहार पैक _1 अपनी आंखों के सामने नीले रंग का इंटरफेस देखकर लू चेन उतना ही अचंभित रह गया जितना वह पहली बार मुजिक्सुआन के सुंदर चेहरे को देखकर हुआ था। उसे ये भी संदेह था कि अत्यधिक परिश्रम के कारण उसे मतिभ्रम हो रहा था, जिससे वह शारीरिक रूप से कमजोर हो गया होगा। फिर उसने नीले इंटरफेस को ध्यान से देखा और हाँ, चुनने के लिए अपना हाथ उठाया। इसके तुरंत बाद महिला की आवाज फिर से सुनाई दी, नए उपयोगकर्ता का उपहार पैक प्राप्त कर लिया गया है। नोटिफिकेशन की आवाज खत्म होते ही लू चेन के सामने कई चीजें दिखाई दी। मेजबान को एक ड्रैगन और टाइगर पिल, एक दायरे को तोड़ने वाली पिल, 500 गोलियों वाली एक डेजर्ट ईगल, 50 ग्रेनेड और एक ड्रैगन फीनिक्स ट्री का बीज प्राप्त करने के लिए बधाई। लू चेन को पता नहीं था कि ये चीजें किस काम की हैं। उसने पहले सावधानी से अपने बगल में बैठी खूबसूरत मुजिक्सुआन की तरफ देखा, जो थकान से सो चुकी थी। फिर उसने तसल्ली से अपना हाथ उठाया और नीले इंटरफेस पर लिखे ड्रैगन एंड टाइगर पिल पर टैप किया। ड्रैगन और टाइगर पिल सेवन करने पर यह मेजबान की युद्ध शक्ति को काफी हद तक बढ़ा सकता है और संतानोत्पत्ति की संभावना को बढ़ा सकता है। अगले ही पल लू चेन के हाथ में खूबसूरती से गढ़ी गई चीनी मिट्टी की एक बोतल प्रकट हुई। लू चेन की आंखें चमक उठी, ये सच था। इसके तुरंत बाद एक विचार और हाथ के इशारे से छोटी चीनी मिट्टी की बोतल नीले इंटरफेस पर वापस आ गई। इसके बाद लू चेन ने अन्य पुरस्कारों पर क्लिक किया। क्षेत्र भेदने वाली गोली, सेवन करने पर उपयोगकर्ता प्रथम श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है। डेजर्ट ईगल, ये बंदूक बहुत शक्तिशाली है और होस्ट को इस दुनिया में अधिक सुरक्षित रूप से रहने में मदद कर सकती है। ड्रैगन फीनिक्स वृक्ष का बीज, ड्रैगन फीनिक्स वृक्ष को मेजबान के रक्त से उगाया जा सकता है। जब ड्रैगन फीनिक्स वृक्ष उगता है तो यदि कोई महिला इसकी पत्तियों से बनी चाय पीती है तो इससे मेजबान के प्रति उसकी भावनाएं बढ़ेंगी और बीज मेजबान को अधिक गुणवत्ता वाली संतान पैदा करने में मदद कर सकता है। इन वस्तुओं के विवरण से उत्साहित लू चेन ने यह उम्मीद नहीं की थी कि जब वह एक साधारण राजकुमार के रूप में सामान्य जीवन जीने के लिए खुद को तैयार कर चुका था, तभी अचानक एक गुना और समृद्धि प्रणाली प्रकट हो जाएगी। लू चेन ने तुरंत मन ही मन पूछा, सिस्टम, क्या मुझे हर उस बच्चे के लिए इनाम मिल सकता है जो कोई महिला मेरे लिए पैदा करती है? हालांकि अब उसके पास यह व्यवस्था थी, लू चेन को विश्वास नहीं था कि इसके साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हुई हैं। अगर हर वो औरत जो उसके बच्चे को जन्म देती उसे इनाम देती तो वह जल्दी ही अजेय बन जाता। तब उसे बस हर दिन घर पर खेती करनी होती और कुछ नहीं करना होता। पात्रता प्राप्त करने के लिए महिला की रेटिंग 90 तक पहुंचनी चाहिए। सिस्टम की आवाज सुनकर लू चेन ने एक बार फिर मुजिक्सुआन की ओर मुड़कर देखा।
उसी क्षण एक पहचान इंटरफेस सामने आ गया। नाम म्यूजिक सुआन। पहचान मु चांगतियान की पुत्री, महान शिया राजवंश की नागरिक, उत्तरी राजकुमार की रानी। रेटिंग 93। अनुकूलता 60। आपने आज उसे बहुत संतुष्ट किया है। मुजिक्सवान की रेटिंग 93 देखकर लू चेन मुस्कुराया। इतनी खूबसूरत महिला के लिए 90 से कम अंक देना वाकई अनुचित होगा। फिर लू चेन ने कमरे में मौजूद दोनों नौकरानियों पर एक नजर डाली। वे भी काफी खूबसूरत थीं और उनकी रेटिंग 90 या उससे अधिक हो सकती थी। नाम झो शियागसियाओ। पहचान झो वांगटियन की बेटी। झो वांगटियन के परिवार पर छापा पड़ने के बाद उसे दंड मंत्रालय भेज दिया गया था। बाद में मु परिवार ने उसे खरीद लिया और आज वह मु परिवार की युवती मुजिक्सवान के साथ दहेज की दासी के रूप में उत्तरी राजकुमार के महल में शादी करने आई है। रेटिंग 90। अनुकूलता 50। इस नौकरानी के परिचय को देखकर लू चेन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उन्हें इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि झो शियाजियाओ की रेटिंग 90 थी। आखिरकार वह वाकई काफी खूबसूरत दिखती थी। उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि यह महिला वास्तव में झो वांगटियन की बेटी थी। झो वांगटियन वह व्यक्ति था जिसने विद्रोह के आरोपों के कारण मु परिवार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी। ये सच था या नहीं, लू चेन को पक्का पता नहीं था, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसे विद्रोह घोषित कर दिया गया था। मु परिवार ने इतनी हिम्मत दिखाई कि दंड मंत्रालय में भेजे जाने के बावजूद उसे छुड़ा लिया। इसके अलावा उन्होंने उसे उत्तरी राजकुमार के महल में भेज दिया, जो उसके लिए एक तरह से जाल बिछाने जैसा था, है ना? अगर किसी गलत इरादे वाले व्यक्ति को इसके बारे में पता चल जाता तो बहुत संभावना थी कि वह भी इसमें फंस जाता। इसके बाद लू चेन ने दूसरी उतनी ही खूबसूरत नौकरानी पर एक नजर डाली। नाम झो यूयो। स्थिति झो वांगटियन की पुत्री, झो शियाजियाओ की छोटी बहन। अपने पिता झो वांगटियन के घर पर छापा पड़ने के बाद उसे दंड मंत्रालय भेज दिया गया और बाद में मु परिवार ने उसे पैसे देकर खरीद लिया। आज वह मु परिवार की सबसे बड़ी पुत्री मुजिक्सवान के साथ उत्तरी राजकुमार के घर में उसकी शादी में नौकरानी के रूप में जा रही है। रेटिंग 91। संभावना 80। उसे आपसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। झो यूयू की जानकारी देखकर लू चेन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे संदेह था। जब वह पहले दुल्हन के कमरे में दाखिल हुआ था तो उसे ये देखकर जिज्ञासा हुई थी कि मुजिक्सवान की साथ आई दासियां इतनी सुंदर क्यों थीं। ये केवल दासियां नहीं थीं, ये स्पष्ट रूप से दो युवतियां थीं। हालांकि दोबारा सोचने पर उन दोनों की रेटिंग 90 थी, इसलिए अगर उसके उनसे बच्चे होते तो ये सिस्टम की शर्तों को पूरा कर देता। ये तो एक के दाम में दो चीजें मिलने जैसा था, लेकिन उसे इन दोनों महिलाओं की स्थिति को कैसे संभालना चाहिए, ये वास्तव में बहुत ही संवेदनशील मामला था। हालांकि उन्हें मु परिवार द्वारा पैसे देकर खरीदा गया था और शायद ये प्रक्रिया कानूनी थी, फिर भी वे एक अपराधी की बेटियां थीं जो केवल गुलाम बनने के लायक थीं। उस समय झो शियाजियाओ और झो यूयू दुल्हन के कमरे के बगल में खड़ी थीं और कांप रही थीं क्योंकि उन्होंने देखा कि लू चेन, जो पहले व्यस्त था, अब सोने के बजाय सीधे उनकी ओर घूर रहा था। उन्होंने अभी अभी लू चेन की हिंसा देखी थी। वे दुल्हन के कमरे में नौकरानियों के रूप में राजकुमार के महल में दाखिल हुई थीं। मुजिक्सवान के वैवाहिक जीवन के दौरान भी उन्हें लू चेन और मुजिक्सवान की देखभाल करनी थी, जैसे पसीना पोंछना या मालकिन की अनुपस्थिति में लू चेन की सेवा में उनकी जगह लेना। उन्होंने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली थी और एक अपराधी की दो बेटियों के लिए लू चेन का स्नेह प्राप्त करना वास्तव में उनका सौभाग्य माना जा सकता था। मु परिवार ने उन्हें साथ चलने वाली नौकरानियों के रूप में चुनने का कारण ठीक यही था, ताकि उत्तरी राजकुमार हवेली उनकी रक्षा कर सके। लू चेन को खांसी आई और फिर उसने कहा, अब तुम सो सकते हो। उन्होंने एकमत होकर उत्तर दिया, जी हाँ राजकुमार। फिर वे मुड़े और दुल्हन के कमरे के बगल वाले कमरे की ओर चल पड़े। दोनों बहनों की मनमोहक आकृतियों को देखते हुए लू चेन को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि प्राचीन समाज वास्तव में पापी था। हालांकि वह पहले से ही इसके आदी थे और पहले दोनों बहनों को एक तरफ से देखते हुए उन्हें कोई असुविधा भी महसूस नहीं हुई थी। दुल्हन के कमरे से बाहर निकलने के बाद लू चेन ने एक दायरे को तोड़ने वाली गोली निकाली और उसे सीधे निगल लिया। तुरंत ही उसके शरीर में एक गर्म प्रवाह प्रवाहित हुआ और लू चेन को अचानक पूरे शरीर में अत्यधिक आराम महसूस हुआ। इसके बाद उसके सामने एक नीले रंग का इंटरफेस दिखाई दिया। मेजबान लू चेन। क्षेत्र प्रथम रैंक। खेती की तकनीक कोई नहीं। दिव्य कौशल कोई नहीं। हथियार डेजर्ट ईगल। संतान कोई नहीं। लू चेन ने उस पर एक नजर डाली और फिर सिस्टम इंटरफेस बंद कर दिया। उस क्षण वह बेचैन महसूस कर रहा था। इस दुनिया में आने के बाद से वह कभी कभार शारीरिक व्यायाम करता था, लेकिन उसने कभी भी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया था और न ही उसमें किसी मार्शल आर्टिस्ट जैसी ताकत थी। पहली बार किसी मार्शल आर्टिस्ट की ताकत मिलने पर लू चेन इसे आजमाने के लिए उत्सुक था। हालांकि अपने बगल में सो चुकी उस खूबसूरत लड़की पर एक नजर डालने के बाद लू चेन ने अंततः उस विचार को त्याग दिया। सब कुछ कल सुबह तक रुक जाएगा। अगली सुबह चू यूकिन उस आंगन में आए जहां लू चेन ठहरे हुए थे। लू चेन और मुजिक्सवान के विवाह कक्ष को अभी भी बंद देखकर उन्होंने दरवाजे पर खड़े राजकुमार के महल के सैनिकों से पूछा, क्या चेना अभी तक नहीं उठी हैं? सिपाही हकलाते हुए और अटपटे ढंग से बोला, खैर राजकुमार उठ तो गए हैं, लेकिन अभी भी व्यस्त हैं। मैडम चू, कृपया वापस लौट आइए। सिपाही के बोलते ही चू यूकिन को कमरे के अंदर से कुछ हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। अध्याय 3 मैडम चू का अनुस्मारक _1। अध्याय 3 मैडम चू का अनुस्मारक _1। 9वीं श्रेणी की मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते चू यूकिन का नॉर्थ प्रिंस मेंशन में बहुत उच्च स्थान था।
वह मेंशन के सभी गार्डों की प्रभारी थीं। फिर भी आंगन के द्वार पर पहरा दे रहे सैनिकों को लगा कि चू युकीन का उनके राजकुमार को जगाना कुछ हद तक अनुचित था। पहले चू युकीन द्वारा राजकुमार को जगाने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब जब राजकुमार की शादी हो चुकी है तो अगर वह लू चेन और राजकुमार की पत्नी को एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए देख ले तो ये बहुत ही अजीब स्थिति होगी। उदाहरण के लिए अभी इसी वक्त हालांकि आंगन का द्वार दुल्हन के कमरे से थोड़ी दूर था, फिर भी अंदर से कुछ हल्की फुल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। चू युकीन ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। हालांकि वह अभी भी कुंवारी थी, लेकिन एक वयस्क महिला होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से उन आवाजों का कारण जानती थी। चू युकीन ने मन ही मन बुदबुदाया, ये छोटा बदमाश सुबह सुबह ही मुसीबत खड़ी कर रहा है। उसी क्षण चू युकीन ने अपने बगल में खड़े सैनिक की ओर मुड़कर कहा, तुम नीचे जाओ। अब से आंगन के द्वार पर पहरा देने वाले सैनिकों के स्थान पर महिला रक्षक तैनात की जाएंगी। सिपाही ने तुरंत जवाब दिया, जी हाँ मैडम चू। अपनी बात कहने के बाद सैनिक संभावित खतरे वाले इस स्थान से भागने के लिए तेजी से निकल गया। कुछ देर मस्ती करने के बाद लू चेन ने मुजिक्सुआन को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। इस समय मुजिक्सुआन का चेहरा गुलाबी हो गया था और वह लू चेन की आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। लू चेन ने मुजिक्सुआन के बालों को सहलाते हुए मुस्कुराते हुए पूछा, डार्लिंग, क्या तुम मुझसे अपने पति से संतुष्ट हो? मुजिक्सुआन ने धीमी आवाज में हम कहकर जवाब दिया। राजकुमार के महल में शादी करने से पहले उसे थोड़ी चिंता थी कि वह शायद एक बच्चे जैसा ही लगे, लेकिन लू चेन से मिलने पर उसकी सारी चिंताएं दूर हो गईं। एक साथ रात बिताने के बाद उसने पाया कि उत्तरी राजकुमार का शरीर अच्छी तरह विकसित हो गया था। हालांकि वह असाधारण रूप से हष्ट-पुष्ट नहीं था, लेकिन काफी चुस्त दुरुस्त था। इसके अलावा वह दिखने में भी सुंदर था, जो उसके मन में मौजूद आदर्श पति की छवि से पूरी तरह मेल खाता था। मू परिवार एक विश्वासघाती परिवार से बुरी तरह प्रभावित हुआ था और लंबे समय तक इससे उबर नहीं पाएगा। एक राजकुमार से शादी करना भी उसके लिए सौभाग्य की बात मानी गई। शुरू में उनके पिता ने उन्हें युवराज की पत्नी बनने के लिए पाला पोसा था, लेकिन वह स्वयं युवराज की पत्नी नहीं बनना चाहती थीं। उनकी राय में युवराज की पत्नी बनने की तुलना में किसी आरामपसंद राजकुमार से शादी करना कहीं बेहतर था। हालांकि उत्तरी राजकुमार मानसिक रूप से पर्याप्त परिपक्व नहीं हो सकता है। इसका ये भी अर्थ है कि राजकुमारी को उत्तरी राजकुमार के महल में बहुत अधिक अधिकार प्राप्त होंगे। इसके अलावा उत्तरी राजकुमार का राज्य राजधानी से बहुत दूर था और वहां से चले जाने के बाद शायद वे कभी राजधानी वापस न लौट सकें। राजनीतिक केंद्र से दूर होने के विचार मात्र से ही मुजिक्सुआन बेहद खुश हो गया। इस समय लू चेन ने कहा, हम कल उत्तरी शहर के लिए रवाना होंगे। उठने के बाद मैं तुम्हारे पिता से मिलने तुम्हारे साथ चलूंगा। मुजिक्सुआन ने जवाब दिया, ठीक है। इसके बाद दो खूबसूरत नौकरानियों की मदद से लू चेन ने जल्दी से स्नान किया और फिर कमरे से बाहर निकल गया। जब लू चेन ने चू युकीन को आंगन के प्रवेश द्वार पर खड़े देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत सिस्टम का उपयोग करके उसके व्यक्तिगत डेटा की पहचान की। नाम चू युकीन। पहचान चू युए की सेविका, जिनलैन की शपथित बहन, चू परिवार के हितों की प्रतिनिधि, वांग हान की पत्नी, वर्तमान में उत्तरी राजकुमार हवेली के अंगरक्षकों की प्रमुख, उत्तरी राजकुमार का पहला प्यार। रेटिंग 97, अनुकूलता 98। चू युकीन की पहचान संबंधी जानकारी देखकर लू चेन थोड़ा असमंजस में पड़ गया। वांग हान की मृत्यु उसी दिन हुई थी जिस दिन चू युकीन ने उससे शादी की थी। उनके बीच शादी के बाद शारीरिक संबंध भी नहीं बने थे, तो उसे उसकी पत्नी कैसे माना जा सकता है? और इस उत्तरी राजकुमार के पहले प्यार के बारे में क्या? हालांकि यह बात तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि वह उससे काफी मोहित था। ये पहचान संबंधी जानकारी कुछ अविश्वसनीय प्रतीत हुई, लेकिन दूसरी ओर चू युकीन की रेटिंग वास्तव में 97 थी और उसके प्रति उसकी अनुकूलता 98 तक पहुंच गई थी। इससे उसके मन में पनप रहे बुरे विचार और भी प्रबल हो गए। उसी क्षण लू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम चू, आप इतनी सुबह सुबह छुपकर बातें क्यों सुन रही हैं? ये सुनकर चू युकीन ने घृणा से थूक दिया और फिर डांटते हुए कहा, अरे बदमाश, सुबह सुबह ही शरारत कर रहे हो। वंश को आगे बढ़ाना जरूरी है, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखो। लू चेन ने हंसते हुए जवाब दिया, मैडम चू, चिंता मत कीजिए, मैं मजबूत हूँ और इसे संभाल सकता हूँ। चू युकीन ने लू चेन को एक नजर देखा और फिर कहा, नाश्ता कर लो, फिर ड्यूक मुझसे मिलने जाओ। भले ही कुछ समय पहले उन पर आरोप लगे हों, लेकिन सेना में उनका अभी भी काफी प्रभाव है। जब तुम उत्तरी शहर में अपने राज्य के लिए रवाना होगे तो मामलों को सुलझाने के लिए तुम्हें उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। लू चेन ने हैरानी से पूछा, उत्तरी शहर में अपने राज्य में जाने की व्यवस्था करने के लिए मुझे उसकी मदद की क्या जरूरत है? चू युकीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चेना, तुम्हें नहीं लगता कि उत्तर शहर की तुम्हारी यात्रा बिना किसी परेशानी के सुचारू रूप से संपन्न होगी, है ना? लू चेन एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, मैडम चू, आपका इससे क्या मतलब है? मुझे डराओ मत, चू युकीन ने कहा। हालांकि उस पद के लिए आपकी दावेदारी लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए केवल मृत ही कोई खतरा नहीं होते। यह लू चेन स्वाभाविक रूप से चू युकीन का मतलब समझ गया था। हालांकि उसकी राय में, चूंकि उसने हमेशा एक निकम्मे व्यक्ति की तरह व्यवहार किया था और कभी किसी महत्वपूर्ण अधिकारी से संबंध नहीं बनाए थे, इसलिए यह असंभव लग रहा था कि कोई उसे खतरा समझेगा। चू युकीन ने आगे समझाते हुए कहा, मैडम चू जानती हैं कि आप क्या सोच रही हैं। आप निश्चित रूप से मानती होंगी कि चूंकि आपने उस पद में कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और कभी किसी दरबारी अधिकारी से दोस्ती नहीं की, इसलिए कोई भी आपको खतरा नहीं समझेगा।
लेकिन तुम एक बात भूल गए हो, अपनी पहचान। भले ही आप कुछ न करें, आपकी पहचान ये सुनिश्चित करती है कि कुछ लोग अनिवार्य रूप से आपको एक खतरे के रूप में देखेंगे। लू चेन को पल भर में ये बात समझ आ गई। वह हमेशा यही सोचता था कि जब तक वह घर पर निष्क्रिय और निकम्मा बना रहेगा, कुछ नहीं करेगा और उत्तराधिकार के संघर्ष में शामिल नहीं होगा, तब तक वह सुरक्षित रहेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि वह अपनी माँ की मजबूत राजनीतिक स्थिति को भूल गया था। उनकी माँ चू परिवार से थी और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। जन्म से ही उसे चू परिवार के खेमे में रखा गया था। भले ही वह कुछ न करे, दूसरे लोग यही मानेंगे कि उसका चू परिवार के साथ कोई विशेष संबंध है। कुछ लोगों की नज़र में अगर वे चू परिवार के साथ सहयोग करना चाहते हैं तो उन्हें उससे निपटना होगा, क्योंकि चू परिवार शायद उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। केवल उसकी मृत्यु के बाद ही चू परिवार संभवतः उससे पूरी तरह से नाता तोड़ सकता है और उसकी जगह किसी अन्य राजकुमार के साथ साझेदारी कर सकता है। ये सोचकर लू चेन को ज्यादा चिंता नहीं हुई। अगर यह कल की बात होती तो शायद वह अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित होता, लेकिन सिस्टम हासिल कर लेने के बाद उसे कुछ हद तक तसल्ली मिल चुकी थी। फिर उन्होंने कहा, मैडम चू, मैं आपकी बात समझ गया। इसी क्षण चू यूकिन की नजर मु जिक्सुआन पर पड़ी, जो अब झोउ परिवार की 2 बहनों की सहायता से लंगड़ाते हुए एक कमरे से बाहर आ रही थी। चू यूकिन को देखकर मु जिक्सुआन ने तुरंत कहा, मैडम चू को नमस्कार। राजकुमारी का दर्जा चू यूकिन से कहीं अधिक था, इसलिए चू यूकिन को ही मु जिक्सुआन का अभिवादन शुरू करना चाहिए था। लेकिन मु जिक्सुआन उत्तरी राजकुमार के महल में चू यूकिन की प्रतिष्ठा से भली भांति परिचित थी। चू यूकिन मुस्कुराई और सिर हिलाते हुए बोली, जिक्सुआन, अब से चेन र तुम्हारी देखरेख में है। मु जिक्सुआन ने उत्तर दिया, आप निश्चिंत रहें मैडम चू, मैं राजकुमार का पूरा ख्याल रखूंगी। चू यूकिन ने इसके बाद कुछ नहीं कहा। फिर वह मुड़कर आंगन से चली गई। नाश्ते के बाद लू चेन और मु जिक्सुआन ड्यूक म्यू के निवास पर गए। ड्यूक म्यू का रूप रंग बहुत ही प्रभावशाली था। वे मजबूत और शक्तिशाली दिखते थे। लू चेन को देखते ही मु चांगतियान ने तुरंत कहा, उत्तरी राजकुमार को नमस्कार। लू चेन ने जल्दी से जवाब दिया, ससुर जी, ऐसी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। मु चांगटियन ने लू चेन को गौर से देखा और फिर कहा, कृपया उत्तर के राजकुमार। मु चांगटियन के मार्गदर्शन में लू चेन को मुख्य हॉल में ले जाया गया। उस समय मु चांगटियन ने पूछा, मुझे आश्चर्य है कि उत्तरी शहर में आपकी नियुक्ति के बाद उत्तरी राजकुमार की क्या योजनाएं हैं। सच कहें तो मु चांगतियान का लू चेन के साथ राजनीति पर चर्चा करने का कोई इरादा नहीं था। एक तो लू चेन युवा था और दूसरा वह हमेशा से एक आलसी राजकुमार रहा था जो शायद ही कभी किताबें पढ़ता था। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि उसने लू चेन को कम आंका। आखिरकार वह अभी भी एक राजकुमार था। जब लू चेन ने मु चांगतियान का सवाल सुना तो उसने एक पल सोचा और जवाब दिया, उत्तरी शहर पर अच्छी तरह से शासन करना और फिर जिक्सुआन के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीना ही मेरी एकमात्र इच्छा है। लू चेन की प्रतिक्रिया सुनकर मु चांगटियन को तुरंत यह सवाल पूछने का पछतावा हुआ। लू चेन राजनीति में नौसिखिया था। उसे तो ये भी समझ नहीं आया था कि उससे पूछे गए सवाल का क्या मतलब है। मु चांगतियान ने मन ही मन आह भरी और सोचने लगा कि क्या अपनी बेटी की शादी उत्तरी राजकुमार से करना एक अच्छा निर्णय था। इस मौके पर लू चेन ने बातचीत शुरू करते हुए कहा, मैंने सुना है कि ससुर जी का सेना में काफी दबदबा है। जब मैं नॉर्थ सिटी में अपना पदभार संभालने जाऊंगा तो मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर मु चांगटियन ने मन ही मन सोचा कि उत्तर का राजकुमार सचमुच कुछ नहीं जानता और अभी भी बच्चा है। हालांकि सेना में उनका काफी प्रभाव था, लेकिन यह ऐसी बात नहीं थी जिसके बारे में खुलकर बात की जाती हो। लेकिन ये भी ठीक था, लू चेन को जितना कम पता चलेगा राजकुमार के महल में उसकी बेटी का महत्व उतना ही अधिक होगा, जिसे उसके लिए एक अच्छी बात माना जा सकता है। तब मु चांगटियन मुस्कुराए और बोले, निश्चिंत रहें उत्तर के राजकुमार, उत्तर शहर तक की आपकी यात्रा निस्संदेह सुगम होगी। अध्याय 4 ऐसी पत्नी पति को और क्या चाहिए _1 अध्याय 4 ऐसी पत्नी पति को और क्या चाहिए _1 मु चांगतियान ने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कि वह लू चेन की मदद करेंगे, क्योंकि राजनीति में कुछ बातें इतनी स्पष्ट रूप से नहीं कही जा सकती। हालांकि चूंकि उन्होंने लू चेन को पहले ही आश्वासन दे दिया था कि उत्तरी शहर की उनकी यात्रा सुचारू रूप से होगी, इसलिए इससे ये पुष्टि हो गई कि वह निश्चित रूप से उत्तरी राजकुमार की रक्षा के लिए लोगों को भेजेंगे और सेना के साथ भी संपर्क करेंगे। हालांकि लू चेन राजनीति में नौसिखिया था, फिर भी वह मु चांगतियान का मतलब समझ गया। लू चेन ने कहा, तो ससुर जी, आपका धन्यवाद। इस समय मु चांगटियन ने हॉल में मौजूद नौकरों पर एक नजर डाली और फिर उनसे कहा, आप सब हमें अकेला छोड़ दें, मुझे उत्तरी राजकुमार से अकेले में कुछ बात करनी है। हाँ। इसके बाद नौकर हॉल से चले गए। नौकरों के चले जाने के बाद उत्सुक लू चेन ने पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरे ससुर मुझसे किस मामले पर चर्चा करना चाहते हैं? मु चांगतियान द्वारा चर्चा करने से पहले ही नौकरों को हॉल से बाहर भेज देना निश्चित रूप से इस बात का संकेत था कि यह कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। इसके बाद मु चांगटियन ने कहा, उत्तरी राजकुमार, मुझे आपको याद दिलाना होगा कि भले ही आप सुरक्षित रूप से उत्तरी शहर पहुंच जाएं, आप हर समय सुरक्षित नहीं रहेंगे। लू चेन ने पूछा, ऐसा क्यों है? मु चांगटियन जानता था कि लू चेन राजनीति में नौसिखिया है, इसलिए उसने इस बारे में स्पष्ट होने का फैसला किया। आपकी मां चू परिवार की सबसे बड़ी बेटी है, जो स्वाभाविक रूप से उन्हें आपके गुट से जोड़ती है। भले ही आपने राजधानी छोड़ दी हो, लेकिन अधिकांश राजकुमारों की नजरों में आप अभी भी उनके लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बने हुए हैं।
इसके अलावा चू परिवार को अभी भी आपसे कुछ उम्मीदें हो सकती हैं। यह एक ऐसा विचार है जिसे मैं भी साझा करता हूँ और उन राजकुमारों को भी होंगी। अगर आप अभी भी यहाँ हैं तो चू परिवार शायद आपका समर्थन करना जारी रखेगा, लेकिन अगर आप नहीं रहे तो। मु चांगतियान ने आगे कुछ नहीं कहा क्योंकि उनके बाकी शब्द कुछ हद तक अपमानजनक होते और उन्हें विश्वास था कि लू चेन उनकी बात समझ गया होगा। मु चांगतियान की चेतावनी सुनकर लू चेन तुरंत समझ गया कि उसका क्या मतलब है, खासकर इसलिए क्योंकि चू युकीन ने उसे उसी सुबह इसके बारे में याद दिलाया था। लू चेन ने मन ही मन आह भरी। उनकी अपनी स्थिति वास्तव में खतरनाक थी। यदि वह जीवित रहता तो चू परिवार को उससे हमेशा अपेक्षाएं बनी रहती और दक्षिण का एक प्रमुख परिवार होने के नाते किसी भी राजकुमार के लिए उनका समर्थन महत्वपूर्ण होता। यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो चू परिवार अपने समर्थन के प्राथमिक उम्मीदवार को खो देगा और फिर किसी अन्य राजकुमार का समर्थन करने लगेगा। इसलिए चू परिवार के साथ गठबंधन चाहने वाले किसी भी राजकुमार के लिए सबसे पहला संभावित कदम उस राजकुमार को खत्म करना और चू परिवार से पूरी तरह से नाता तोड़ना होगा। कितनी बड़ी परेशानी है। इस दुनिया में आने के बाद से ही उसने सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा किए बिना आराम का जीवन जीने की योजना बनाई थी। अप्रत्याशित रूप से केवल उनकी वंशानुगत पृष्ठभूमि ने ही उनके लिए इतनी सारी समस्याएं खड़ी कर दी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। किसी का जन्म भाग्य द्वारा निर्धारित होता है और उसे बदला नहीं जा सकता। अब उसके पास केवल 2 ही विकल्प बचे थे। एक तरीका ये था कि चू परिवार के खिलाफ पूरी तरह से विद्रोह करने का कोई रास्ता निकाला जाए जिससे सभी को यह विश्वास हो जाए कि उन्होंने उनसे संबंध तोड़ लिए हैं। दूसरा विकल्प ये था कि उन सभी को खत्म कर दिया जाए जो उससे छुटकारा पाना चाहते थे, जिससे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। दूसरा विकल्प चुनने का मतलब होगा कि वह सम्राट बनने के मार्ग पर अग्रसर हो रहा था। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखा जाए तो लू चेन के लिए चू परिवार से पूरी तरह मुंह मोड़ना असंभव था। सबसे पहले उनके नाना ने हमेशा उनके साथ अच्छा व्यवहार किया था और चू परिवार ने लगातार उन्हें सुरक्षा प्रदान की थी। साथ ही इस दुनिया में उनका पहला प्यार चू युकीन चू परिवार से ही थी। वह चू परिवार से पूरी तरह से संबंध तोड़ने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा अगर वह चू परिवार से अलग भी हो जाता है तो भी वे राजकुमार उसे शायद ही बख्शेंगे। आखिरकार कोई नहीं जानता कि यह सिर्फ उसके और चू परिवार द्वारा दिखावे के लिए किया गया एक नाटक था या नहीं, इसलिए उसे खत्म करना ही सबसे अचूक रणनीति थी। ऐसा करने पर भी वे राजकुमार संभवतः उसके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। इससे उसके पास केवल एक ही विकल्प बचा था, सम्राट के मार्ग पर चलने के लिए। कुछ सोचने के बाद लू चेन को एहसास हुआ कि पहले वास्तव में उसे उस पद के लिए अन्य राजकुमारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई होती, लेकिन अब हालात अलग थे। उनके पास अनेक पुत्रों और अनेक आशीर्वादों की व्यवस्था थी। उत्तर शहर पहुंचने के बाद यदि वह कई पत्नियां रखता और कई बच्चे पैदा करता तो वह अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ा सकता था। शायद वह पद उनके लिए असंभव न हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए लू चेन ने मु चांगतियान से कहा, याद दिलाने के लिए धन्यवाद ससुर जी, मैं आपकी बात समझ गया। मु हवेली से निकलने के बाद मु जिक्सुआन ने रथ के अंदर से हिचकिचाते हुए पूछा, राजकुमार पिताजी ने आपसे क्या कहा? लू चेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और फिर मु जिक्सुआन को गले लगा लिया। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस मुझे आपका अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहा। इस समय मु जिक्सुआन दुविधा में थी। वह नहीं जानती थी कि उसे झोउ बहनों के बारे में लू चेन को बताना चाहिए या नहीं, क्योंकि उनकी पहचान बेहद संवेदनशील थी। फिर लू चेन ने उसके बालों को धीरे से सहलाते हुए कहा, मेरी संगिनी, जब हम उत्तरी शहर पहुंचेंगे तो आपको मेरे लिए कई संतानें पैदा करनी होंगी। इस तरह का सीधा बयान सुनकर मु जिक्सुआन का चेहरा तुरंत लाल हो गया। हालांकि वह पहले से ही शादीशुदा थी, लेकिन उसने अभी अभी ऐसे मामलों में दखल देना शुरू किया था। मु जिक्सुआन के शर्मीले चेहरे को देखकर लू चेन उसे तुरंत चिढ़ाना चाहता था, लेकिन अंततः उसने खुद को रोक लिया। इस दौरान इंपीरियल पैलेस, शाही उद्यान, पीले रंग के अजगर ड्रैगन चोगे में लिपटा एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति कमल के तालाब के किनारे बने मंडप में खड़ा था। उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे और वह तालाब में तैरती मछलियों को देख रहा था। अचानक उसके पीछे काले कवच पहने एक व्यक्ति प्रकट हुआ। महाराज, उत्तरी राजकुमार ने अभी अभी मु हवेली का दौरा किया है। उस दौरे के दौरान ड्यूक मु ने नौकरों को हॉल छोड़ने का आदेश दिया और उत्तरी राजकुमार से अकेले में कुछ मामलों पर बात करने के लिए दरवाजा बंद कर लिया। ये सुनकर सुम सम्राट ने मन ही मन बुदबुदाया। ऐसा लगता है कि मु चांगतियान चेन को बहुत सम्मान की नजर से देखता है। इस पर सुम सम्राट ने अपने बगल में खड़े लाल वस्त्रधारी हिजड़े की ओर मुड़कर देखा। श्रीमान लियू, आपका क्या विचार है? चेन के राजधानी शहर छोड़ने के बाद क्या चू परिवार उसे यूं ही छोड़ देगा? ये प्रश्न सुनकर लाल वस्त्रधारी हिजड़े ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, मैं लापरवाही से अटकलबाजी करने का साहस नहीं करता। सुम सम्राट ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, बस अपने मन की बात कहो। लाल वस्त्रधारी हिजड़े ने जल्दी से कहा, आपके सेवक की राय में इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि चू परिवार उत्तरी राजकुमार का साथ छोड़ देगा और किसी अन्य राजकुमार का समर्थन करने का विकल्प चुनेगा। सुम सम्राट ने उत्सुकता से पूछा, ओह, तो आपको क्या लगता है कि चू परिवार किसे चुनने की सबसे अधिक संभावना रखता है? श्री लियू भय से कांप रहे थे। सुम सम्राट के साथ रहने वाला वह व्यक्ति ऐसी बातें जानता था जो दूसरों को नहीं पता थी। सुम सम्राट चू परिवार से घोर घृणा करता था और उन्हें खत्म करने का सपना देखता था। अगर वह ये सुझाव देता है कि चू परिवार आगे किसे समर्थन दे सकता है, तो क्या वह उस राजकुमार को खतरे में नहीं डाल रहा होगा? सुम सम्राट ने आगे कहा, निडर होकर बोलो, तुम्हें दंडित नहीं किया जाएगा।
श्री लियू तुरंत जमीन पर घुटने टेककर बैठ गए और फिर बोले, महाराज, आपका सेवक सोचता है कि चू परिवार राजकुमार लू शुयून का समर्थन करने की सबसे अधिक संभावना रखता है। राजकुमार लू शुयून की मां भी दक्षिण से थी, इसलिए यदि चू परिवार को कोई और सहयोगी चुनना होता तो वे निस्संदेह राजकुमार लू शुयून पर ध्यान केंद्रित करते। श्री लियू का जवाब सुनकर सुम सम्राट ने हल्की सी मुस्कान के साथ बुदबुदाते हुए कहा, शुयून का समर्थन कर रहे हो तो चेन की यात्रा शायद शांतिपूर्ण नहीं होगी। उसी क्षण सुम सम्राट के पीछे काले कवच में खड़े सैनिक ने पूछा, महाराज, क्या मैं उत्तर के राजकुमार की रक्षा के लिए किसी को नियुक्त करूं? सुम सम्राट ने उदासीनता से कहा, कोई जरूरत नहीं, कोई न कोई उसकी रक्षा करेगा। अगर वह सचमुच मुसीबत में पड़ जाता है तो इसका मतलब केवल यही होगा कि उसका भाग्य इतना मजबूत नहीं था। शाम कमरे में लू चेन अपनी पत्नी से ठीक से बात करना चाहता था, लेकिन कल और आज सुबह उनके बीच हुए अंतरंग क्षणों को याद करके उसने ऐसा न करने का फैसला किया। अपने प्रिय को काफी परेशान देखकर मु जिक्सुआन ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर कहा, राजकुमार, आप यूयू और शियाजियाओ को अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? ये सुनकर लू चेन की आंखें चमक उठीं। उन्हें अपनी पत्नी से इतनी उदारता की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जवाब दिया, मेरी संगिनी, आप मुझे दूसरी महिलाओं की बाहों में धकेलने की हिम्मत कैसे कर सकती हैं? मु जिक्सुआन शर्मा गई और बोली, राजकुमार, आप तो सुबह से ही उन्हें घूर रहे थे। वह लू चेन के विचारों को समझने में भला कैसे असफल हो सकती थी? मु जिक्सुआन ने आगे कहा, इसके अलावा वे दोनों मेरी दहेज की दासियां थीं। आपकी सेवा करना उनका कर्तव्य है। मु जिक्सुआन को पकड़े हुए लू चेन ने कहा, तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर मुझे और क्या चाहिए? उस समय म्यू जिक्सुआन ने झोउ यूयो और झोउ जियाक्सियाओ को बुलाया, यूयू, जियाक्सियाओ, यहाँ आओ। फिर कमरे में जलती मोमबत्ती की रोशनी टिमटिमाने लगी। अध्याय 5 जिस दिन मैं राजधानी लौटूंगा उसी दिन मैं सर्वोच्च शासन करूंगा _1। अध्याय 5 जिस दिन मैं राजधानी लौटूंगा उसी दिन मैं सर्वोच्च शासन करूंगा _1। डिंग, मेजबान को एक और पत्नी और रखेल प्राप्त करने पर बधाई। पुरस्कार, ची शोधन मंत्र। डिंग, मेजबान को एक और पत्नी और रखेल प्राप्त करने पर बधाई। पुरस्कार, कायाकल्प कौशल। मेजबान डिंग, उसकी पत्नी और रखेल के बीच दिल से दिल का रिश्ता बन गया है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें एक बैरेट पिस्तौल और 20 बैरेट गोलियां मिली हैं। खुशी में डूबे हुए लू चेन को सिस्टम के प्रॉम्प्ट से अचानक वास्तविकता का झटका लगा। उन्हें इतनी बड़ी पुरस्कार राशि मिलने की उम्मीद नहीं थी। यदि उसे अभी तक संतान न होने के बावजूद ऐसे उपहार मिल रहे हैं तो संतान होने के बाद क्या ये पुरस्कार और भी अधिक प्रचुर मात्रा में नहीं होंगे? जब लू चेन इस बारे में सोच ही रहा था तभी सिस्टम की चेतावनी फिर से सुनाई दी। डिंग, मेजबान की पत्नी और रखेल के साथ पहले संवाद और बातचीत के लिए पुरस्कार अधिक उदार होंगे। तभी लू चेन को एहसास हुआ, और यही बात थी। उसने सोचा था कि हर संचार और बातचीत से इतने समृद्ध परिणाम मिलेंगे। इसी समय लू चेन ने अपने द्वारा प्राप्त नए पुरस्कारों की जांच की। ची शोधन मंत्र, एक पौराणिक साधना तकनीक जिसके बारे में कहा जाता है कि यह लोगों को अमर बनने में मदद करती है। पत्नियों और रखेलों के साथ संवाद के माध्यम से संबंध बनाकर इसका अभ्यास किया जा सकता है। पुनर्जीवन कौशल, आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके कुछ चोटों को ठीक कर सकता है। जब इसे पूर्णता तक विकसित किया जाता है तो मृत्यु के कगार पर खड़े लोगों को पुनर्जीवित करने की संभावना होती है। इस तकनीक का अभ्यास पत्नियों और रखेलों के साथ संवाद के माध्यम से संबंध बनाकर किया जा सकता है। इन दोनों पुरस्कारों को देखकर लू चेन पूरी तरह से अवाक रह गया। क्या यह मार्शल आर्ट की दुनिया नहीं है? क्या इस दुनिया में वास्तव में ची शोधन मंत्र और कायाकल्प कौशल जैसी साधना तकनीकें मौजूद हो सकती हैं जो केवल अमर लोक में ही पाई जाती हैं? लेकिन फिर अगर एक दिन वह अमर हो जाए तो क्या महान शिया राजवंश का सिंहासन आसानी से उसकी पहुंच में नहीं होगा? ये सोचकर लू चेन ने खुशी से झोउ यूयू, झोउ शियाजियाओ और मु जिक्सुआन को गले लगाया और कहा, तुम तीनों सचमुच मेरे अनमोल रत्न हो। ये सुनकर झोउ बहनों को बेहद खुशी हुई। अब जब वे आखिरकार उत्तरी राजकुमार की पत्नियां बन चुकी थीं तो शायद उत्तरी शहर पहुंचने के बाद उन्हें अब छिपना नहीं पड़ेगा। हालांकि तभी अचानक लू चेन बोल पड़ा, वैसे मेरी महारानी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं। ये सुनकर मु जिक्सुआन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि लू चेन का अनुमान इतना सटीक होगा। लू चेन ने आगे कहा, अब तुम मेरी पत्नी हो और मैं नहीं चाहता कि मेरी स्त्रियां मुझसे कुछ छिपाएं। जैसे ही मु जिक्सुआन कुछ कहने ही वाली थी, लू चेन ने झोउ यूयू और झोउ शियाजियाओ की कमर थपथपाई और मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम दोनों झोउ वांगतियान की बेटियां हो, है ना? ये सुनकर तीनों महिलाएं बेहद चौंक गईं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि लू चेन को पहले से ही इस बारे में पता था। झोउ यूयू और झोउ शियाजियाओ जल्दी से लू चेन के आलिंगन से उठ खड़ी हुईं। फिर बिस्तर पर घुटने टेककर प्रणाम करते हुए बोली, महामहिम, कृपया हमें क्षमा करें। हमारा इरादा आपको धोखा देने का नहीं था। ये सब हमारी गलती है। कृपया पत्नी को दोष न दें। मु जिक्सुआन ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन फिर उसे बंद कर लिया। आखिरकार गलती तो उसी की थी। झोउ वांगटियन और उनके पिता मु चांगटियन महान शिया राजवंश के 2 आकाश राजाओं के रूप में जाने जाते थे और उनके परिवारों के बीच हमेशा से अच्छे संबंध रहे थे। मु जिक्सुआन और झोउ बहनें बहनों की तरह एक दूसरे के बहुत करीब थीं। वह वास्तव में उन्हें दूसरों के लिए खिलौनों की तरह दंड मंत्रालय में कैद होते हुए नहीं देख सकती थी। झोउ बहनों को इतना घबराया हुआ देखकर लू चेन के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़े। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, सचमुच तुम तीनों ने गलती की है।
इतनी महत्वपूर्ण बात मुझसे छिपा कर रखना। हालांकि मैं तुम तीनों को पुण्य कर्मों के माध्यम से अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर दे सकता हूँ। ये सुनकर मुजिक्सुआन की भौहें तुरंत शिथिल हो गईं और उसने जल्दी से पूछा, महामहिम, हमें पुण्य कर्मों के माध्यम से प्रायश्चित कैसे करना चाहिए? लू चेन ने झोउ यूयू और झोउ शियाजियाओ की ओर देखकर कहा, यह आसान है, आपको बस मेरे लिए कई बच्चे पैदा करने हैं। ये सुनकर तीनों महिलाएं तुरंत समझ गईं। तब झोउ यूयू और झोउ शियाजियाओ ने जल्दी से उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, हमें शरण देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। हम भविष्य में निश्चित रूप से आपकी कई संतानें पैदा करेंगे। फिर लू चेन ने कहा, ठीक है, तुम दोनों बहनें पहले आराम कर लो, जैसे ही हम उत्तरी शहर पहुंचेंगे मैं तुम्हें अपनी रखैल बना लूंगा। दोनों ने एक स्वर में कहा, हाँ प्रिंस। फिर वे दोनों लंगड़ाते हुए कमरे से बाहर निकले और बगल वाले कमरे में चले गए। उनके जाने के बाद मुजिक्सुआन ने सावधानी से पूछा, राजकुमार, क्या आप सचमुच उन दोनों को अपने यहाँ शरण देने का इरादा रखते हैं? हालांकि लू चेन उससे 3 साल छोटा था, फिर भी वह राजकुमार था और मुजिक्सुआन उसके स्वभाव के बारे में निश्चित नहीं हो सकती थी। लू चेन ने मुजिक्सुआन के कोमल शरीर को अपनी ओर खींचा, उसे बाहों में भर लिया और उसके कान में फुसफुसाया, अगर मैंने उन्हें अंदर लेने की योजना नहीं बनाई होती तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी उन्हें छूता? ये सुनकर मुजिक्सुआन को बात समझ आ गई। दरअसल लू चेन को शुरू से ही दोनों झोउ बहनों की पहचान पता थी, फिर भी उसने पहले उनके मूल के बारे में परवाह नहीं की। लू चेन ने आगे कहा, मेरी जान, मुझे उम्मीद है कि ऐसा पहली और आखिरी बार हो। क्या तुम मेरी बात समझ रही हो? मुजिक्सुआन ने तुरंत जवाब दिया, जी राजकुमार, मैं भविष्य में आपसे कोई रहस्य नहीं छिपाऊंगी। लू चेन ने मुजिक्सुआन को चूमा और उसके शरीर को सहलाते हुए कहा, यही तो मैं अपनी प्रिय संगिनी से सुनना पसंद करता हूँ। वैसे मैं बेवजह परेशान नहीं कर रहा हूँ, आपको इतना सावधान रहने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार आप इस घर की मालकिन हैं। मुजिक्सुआन, जो उनसे 3 साल बड़ी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह पूरी तरह से एक छोटी महिला की तरह व्यवहार कर रही थी, अपनी बातों और हरकतों दोनों में सतर्क थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह एक बाहरी व्यक्ति हैं। शर्म से लाल होते हुए मुजिक्सुआन ने कहा, राजकुमार, मैं जितनी जल्दी हो सके अपनी भूमिका में ढल जाऊंगी। लू चेन ने आगे कहा, और मुझे प्रिंस कहना बंद करो, मुझे डार्लिंग कहो। मुजिक्सुआन ने धीरे से उत्तर दिया, हाँ प्रिय, ठीक है, अब सो जाओ, हम कल नॉर्थ सिटी के लिए रवाना हो रहे हैं। हाँ। फिर मुजिक्सुआन के गर्म और कोमल शरीर को थामे हुए लू चेन सपनों की दुनिया में खो गया। अगली सुबह तड़के आसमान पूरी तरह से उजाला होने से पहले ही नॉर्थ प्रिंस मैंशन में सभी लोग अपनी तैयारियां शुरू करने लगे थे। लू चेन सुबह जल्दी उठने वालों में से नहीं था, लेकिन चूंकि उसे आज राजधानी शहर छोड़ना था, इसलिए उसे भी अपने बिस्तर की गर्माहट छोड़कर जल्दी उठना पड़ा। नॉर्थ प्रिंस मैंशन के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर लू चेन ने अपने घर पर नजर डाली और उसके दिल में एक तरह की उदासी छा गई। नॉर्थ प्रिंस मैंशन में उनकी बचपन की सारी यादें संजोई हुई थीं और अब उनके अतीत के पल उनके दिमाग में एक फिल्म की तरह चल रहे थे। इस बार जाते समय उसे यह नहीं पता था कि वह कब लौटेगा, क्योंकि जागीरदार के आदेश के बिना वह राजधानी वापस नहीं आ सकता था। दृढ़ निश्चय के साथ लू चेन ने मन ही मन जल्द से जल्द मजबूत होने का संकल्प लिया। जिस दिन वह राजधानी लौटेगा, उसी दिन वह दुनिया पर राज करेगा। उस पल में कवच पहने और घोड़ों पर सवार सैनिकों का एक समूह नॉर्थ प्रिंस मैंशन के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। प्रमुख अधिकारी ली फेंग ने लू चेन को देखते ही तुरंत आधा घुटने टेककर कहा, महाराज ली फेंग, मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ। उत्तर नगर में अपनी जागीर स्थापित करने की आपकी यात्रा में मैं आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फिर लू चेन की आंखों से एक हल्की सी चमक निकली, जिसे शायद दूसरों ने नोटिस न किया हो, और उसके सामने एक सूचना पट्टी दिखाई दी। नाम ली फेंग, पहचान ग्रेट शिया हुबेन सेना के जनरलों में से एक, जो वर्तमान में ग्रेट शिया नॉर्थ प्रिंस की गार्ड टीम के लिए एक अस्थायी जनरल के रूप में कार्यरत है। शक्ति 7वां रैंक, निष्ठा 50। इस सूचना पट्टी को देखकर लू चेन क्षण भर के लिए चौंक गया। तो बहुत सारे पुत्रों और बहुत सारे आशीर्वादों की प्रणाली, पुरुषों के बारे में भी जानकारी प्रदर्शित कर सकती है। यह उनके लिए बेहद उपयोगी साबित हुआ। अध्याय 6 अध्याय 6 अलविदा मेरे प्यारे भाई _1 अध्याय 6 अलविदा मेरे प्यारे भाई _1। लू चेन मु चांगबेटियन की व्यवस्थाओं से बहुत संतुष्ट था। हालांकि ली फेंग केवल 7वीं श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट था, लेकिन इस दुनिया में 7वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट की ताकत को 100 लोगों के बराबर माना जा सकता था। इसके अलावा ली फेंग अपने साथ जो सैनिक लाया था, उनमें से अधिकांश द्वितीय और तृतीय श्रेणी के थे। उनमें कोई साधारण सैनिक नहीं था। दूसरे शब्दों में कहें तो वे सभी कुलीन वर्ग के थे, उनमें कोई भी बलि का बकरा नहीं था। इसके बाद लू चेन ने कहा, जनरल ली, उठिए, मुझे आपकी क्षमता पर पूरा भरोसा है कि आप मेरी और मेरे परिवार की पर्याप्त रूप से रक्षा कर पाएंगे। धन्यवाद राजकुमार, ली फेंग ने बोलते ही तुरंत खड़े हो गए। इसके बाद ली फेंग ने लू चेन के कान में फुसफुसाते हुए कहा, राजकुमार, ड्यूक मु ने मुझे आपको याद दिलाने के लिए कहा है कि राजकुमार लू शुयुन पहले ही उत्तरी शहर में लोगों को भेज चुके हैं। ये सुनकर लू चेन ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा और कुछ देर सोचा। प्रिंस लू शुयुन, वह लोगों को नॉर्थ सिटी क्यों भेज रहा है? मुझे मारने के लिए? लू चेन जल्द ही समझ गया कि लू शुयुन की मां भी दक्षिण के एक महान कुल से आती हैं। इसलिए यदि लू शुयुन वैध उत्तराधिकारी के रूप में दावा करना चाहता है, तो उसे चू परिवार के समर्थन की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। यदि उनकी मृत्यु हो जाती है, तो चू परिवार अनिवार्य रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को चुनेगा जो दक्षिण के एक महान वंश से संबंधित हो। उन्हें मु चांगटियन से इस तरह की जानकारी प्राप्त करने की भी उम्मीद नहीं थी।
ऐसा प्रतीत होता था कि मू चांगटियन को भले ही उनके पद से हटा दिया गया था, लेकिन सेना पर उनका नियंत्रण अभी भी बरकरार था। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके पिता सम्राट मू चांगटियन से इतने सावधान थे। फिर लू चेन ने कहा, ठीक है, मुझे समझ आ गया। इसके बाद लू चेन अपने घोड़े पर सवार हुआ और बोला, चूंकि सब लोग आ गए हैं तो चलिए अब चलते हैं। हम जल्दी से उत्तरी शहर की ओर चलेंगे। लू चेन का पूरा ध्यान अब उत्तरी शहर पहुंचने और अपनी साधना यात्रा शुरू करने पर केंद्रित था। ची शोधन मंत्र और कायाकल्प कौशल दोनों के लिए अपनी पत्नियों के साथ संबंध विकसित करना आवश्यक था, जो मूल रूप से एक पुरुष और एक महिला के बीच के मामलों को संदर्भित करता है। हालांकि सड़क पर ऐसा करना स्पष्ट रूप से असुविधाजनक था। एक स्थिर जगह आवश्यक थी। रास्ते में मिलने वाली धमकियों को लू चेन ने गंभीरता से नहीं लिया। एक ग्रैंडमास्टर से नीचे के सभी लोग महज नश्वर मनुष्य थे। मनुष्य गोलियों को रोक नहीं सकते, और उसके हाथ में मौजूद डेजर्ट ईगल और बैरेट पिस्तौलें सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थीं। इसके बाद नॉर्थ प्रिंस मेंशन के लोग एक विशेष गठन में शहर से बाहर निकल पड़े और बड़े धूमधाम से शहर को अलविदा कहा। लू चेन की शादी के समय के विपरीत आज उन्हें विदाई देने के लिए एक भी दरबारी मंत्री नहीं आया, यहाँ तक कि उनके ससुर भी नहीं। सड़क के किनारे केवल आम लोगों में से कुछ दर्शक ही खड़े थे। लू चेन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे इस बात से कोई परवाह नहीं थी कि कोई उसे विदा करे या न करे। जब जुलूस एक सराय के पास से गुजरा तो नीले ब्रोकेट के वस्त्र पहने एक व्यक्ति ने दूसरी मंजिल से धीरे धीरे धुंधली होती आकृतियों को निहारना शुरू कर दिया। इस समय उस व्यक्ति ने पूछा, क्या सब कुछ तैयार है? महामहिम, निश्चिंत रहिए, हमने सब कुछ ठीक से व्यवस्थित कर लिया है। ब्लड मून टॉवर ने इस बार एक 8वीं श्रेणी और 2 9वीं श्रेणी के सैनिक भेजे हैं। दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया। राजधानी शहर के अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलते ही ब्लड मून टॉवर के आदमी तुरंत कार्रवाई करेंगे। अपने अधीनस्थ की बातें सुनकर लू शुयून ने घोड़े पर सवार लू चेन को देखा और मन ही मन बुदबुदाया, अगर चू युकीन आपके साथ उत्तरी शहर नहीं आई होती तो मैं ये तरीका नहीं अपनाता। मेरे प्यारे भाई, आपकी यात्रा मंगलमय हो। शुरू में लू शुयून ने सोचा था कि लू चेन के राजधानी शहर छोड़ने के बाद चू परिवार उसे पूरी तरह से छोड़ देगा, खासकर इसलिए क्योंकि सुम सम्राट ने भी उसे उत्तरी शहर की भीषण ठंड वाली भूमि में निर्वासित कर दिया था। लू शुयून को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि 9वीं श्रेणी की मास्टर चू युकीन वास्तव में लू चेन के साथ नॉर्थ सिटी जाएगी। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि चू परिवार ने लू चेन पर बिल्कुल भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। अन्यथा चू परिवार कभी भी चू युकीन को उसके साथ नहीं जाने देगा। चूंकि चू परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी, इसलिए वह चू परिवार को एक ठोस निर्णय लेने में मदद कर सकता था। कुछ ही समय बाद लू चेन और उनके साथी शहर छोड़कर चले गए। शहर छोड़ने के बाद चू युकीन ने लू चेन को घोड़े पर सवार देखा और अपनी पतली भौहों को थोड़ा सिकोड़ा। शहर के अंदर रहने वाले लोगों ने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन शहर के बाहर की स्थिति बिल्कुल अलग थी। घोड़े पर सवार होने के कारण लू चेन एक आसान निशाना बन गया था। अगर कोई तीर चलाता तो उससे बचाव करना मुश्किल होता। चू युकीन तुरंत लू चेन के बगल में आकर बोली, चेना, तुम्हें वापस गाड़ी में जाना चाहिए। लू चेन ने अपना सिर घुमाकर चू युकीन की ओर देखा और फिर कहा, मैडम चू, निश्चिंत रहें। अगर कोई मेरे खिलाफ कार्रवाई करना भी चाहेगा तो वह राजधानी के पास ऐसा नहीं करेगा। चू युकीन ने कहा, सावधानी बरतने में ही भलाई है। तुम्हें अपनी चाची की बात माननी चाहिए और जल्दी से गाड़ी के अंदर ही रहना चाहिए। चू युकीन का लहजा थोड़ा सख्त था। आखिरकार ये लू चेन की सुरक्षा का मामला था और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। उसी क्षण ली फेंग भी दूर से आकर बोला, राजकुमार, हम राजधानी की सीमा से बाहर निकलने वाले हैं। आपको गाड़ी में बैठ जाना चाहिए। ड्यूक म्यू द्वारा उपलब्ध कराए गए रथ मजबूत हैं और अधिकांश तीरों का सामना कर सकते हैं। उन दोनों को ऐसा कहते देख लू चेन ने अपनी हठधर्मिता जारी रखने पर जोर देना बंद कर दिया। प्रथम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट के रूप में वह एक आम इंसान से बस थोड़ा ही अधिक शक्तिशाली था। अगर कोई उस पर सचमुच हमला करता तो भी वह समय पर प्रतिक्रिया देने में असमर्थ होता। इसके बाद लू चेन ने कहा, ठीक है, मैं आसपास की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप दोनों पर छोड़ता हूँ। अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी का संकेत मिले तो मुझे तुरंत सूचित करें। इसके साथ ही लू चेन मू चांगटियन द्वारा तैयार की गई मजबूत गाड़ी में वापस लौट गया। इस समय लू चेन और उनकी पत्नी मू जिक्सुआन अलग हो गए थे। अगर वास्तव में कोई हमला होता है तो भले ही लू चेन को निशाना बनाया जाए, मू जिक्सुआन और अन्य लोगों के बचने की संभावना अभी भी हो सकती है। जैसे ही रथों का काफिला आधिकारिक सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ा, राजधानी शहर के अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलने के कुछ ही समय बाद सीधे रास्ते के आगे एक घना जंगल दिखाई दिया। ली फेंग ने तुरंत गार्ड टीम के सैनिकों को याद दिलाया, सतर्क रहो, चारों ओर देखो। चू युकीन ने राजकुमार के महल के भरोसेमंद सहायकों से ये भी कहा, अब से गाड़ी के किनारे से आधा कदम भी दूर मत हटना। काफिला जंगल में प्रवेश करते ही रोशनी अचानक कम हो गई। लू चेन ने खिड़की से बाहर देखा और अंधेरा देखकर उसे एहसास हुआ कि खतरा नजदीक आ रहा है। तुरंत ही लू चेन ने सिस्टम स्पेस से डेजर्ट ईगल राइफल निकाली और उसमें गोलियां भर लीं। डेजर्ट ईगल में 500 गोलियां थीं, जो काफी होनी चाहिए थीं। इसके अलावा उसे मोहरों से निपटने की जरूरत नहीं थी। ली फेंग और बाकी लोग वहां मौजूद थे। उसे बस उन विशेषज्ञों के लिए तैयार रहना था जो सीधे उस पर हमला करने आएंगे। जैसे ही काफिला जंगल की गहराई में पहुंचा, दूर से तेज आवाज सुनाई दी, जिसके बाद आसमान से अनगिनत तीर गिरने लगे। ली फेंग ने तुरंत चिल्लाकर कहा, दुश्मन हमला कर रहा है, राजकुमार की रक्षा करो।
ये देखकर चू युकीन ने झटपट अपनी कमर से तलवार निकाल ली। बाहर से आ रही तरह तरह की आवाजें सुनकर लू चेन थोड़ा तनाव में आ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दुश्मन सचमुच आ जाएंगे। उसी क्षण उसने गाड़ी से घिसने जैसी आवाज सुनी, जिससे संकेत मिला कि तीर उस पर लग रहे थे। ये कहना ही पड़ेगा कि ड्यूक म्यू द्वारा उपलब्ध कराई गई रथ यात्रा वास्तव में उल्लेखनीय थी, जिसने हमलावरों द्वारा चलाए गए सभी तीरों को रोकने में कामयाबी हासिल की। इस तरह जब तक वह बाहर नहीं निकलता तब तक वे तीर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। तीरों की पहली बौछार के बाद काले कपड़े पहने, नकाब लगाए और बड़े बड़े चाकू लिए लोगों का एक समूह सीधे काफिले की ओर दौड़ा। इन हमलावरों में से अधिकांश लगभग तीसरी कक्षा के छात्र थे, जिनका नेतृत्व 8वीं कक्षा के एक मार्शल आर्टिस्ट ने किया था। ये देखकर ली फेंग ने तुरंत गार्ड टीम के साथ मिलकर हथियारों से मुकाबला शुरू कर दिया। इस समय लू चेन के भरोसेमंद सहायक अभी भी गाड़ी के पास ही थे। उनका मुख्य कार्य लू चेन और उनके परिवार की रक्षा करना और दुश्मन को ध्यान भटकाने से रोकना था। चू युकीन ने ली फेंग की सहायता नहीं की। वह बस लू चेन की गाड़ी से थोड़ी दूर खड़ी रही और सतर्कता से अपने आसपास के माहौल का अवलोकन करती रही। चू युकीन को विश्वास नहीं था कि दुश्मन केवल 8वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट को ही भेजेगा। पल भर में इतने सारे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के योद्धाओं को बुलाने की क्षमता का मतलब था कि हथियारों के पीछे की शक्ति निश्चित रूप से साधारण नहीं थी। 9वीं श्रेणी का कोई मार्शल आर्टिस्ट अभी आना बाकी है। जब चू युकीन सतर्क थी तभी जंगल में एक हल्की हवा चली और गिरते हुए पत्ते हवा में ही 2 हिस्सों में बंट गए और धीरे से जमीन पर जा गिरे। चू युकीन की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। असली दुश्मन आ चुका है। अध्याय 7 अध्याय 7 तुम किस बात पर हंस रहे हो बच्चे _1 अध्याय 7 तुम किस बात पर हंस रहे हो बच्चे _1। चू युकीन अभी तैयार ही हुई थी कि तभी उसके दाहिनी ओर एक काली आकृति प्रकट हुई और उसने तुरंत उसकी ओर तलवार तान दी। अपने पैरों के हल्के धक्के से चू युकीन का शरीर पंख की तरह हवा में उड़ गया और आकाश में छलांग लगा दी। फिर वह मुड़ी और उसने अपनी तलवार हत्यारे की ओर घुमा दी। हत्यारा तुरंत पीछे हट गया। चू परिवार द्वारा प्रशिक्षित एक महिला तलवारबाज के लिए बुरा नहीं है। तेज प्रतिक्रिया। यह आवाज सुनकर चू युकीन को आखिरकार दूसरे व्यक्ति का चेहरा साफ साफ दिखाई देने लगा। वहां 2 लोग थे और उनमें से किसी ने भी मास्क नहीं पहना था। इन दोनों से निकलने वाली आभा से यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि वे कम से कम 9वीं कक्षा के मार्शल आर्टिस्ट थे। तीसरे दर्जे के उन सभी मार्शल आर्टिस्टों ने मास्क पहन रखे थे, लेकिन इन 2 प्रमुख हस्तियों ने मास्क नहीं पहने थे। इसका क्या तात्पर्य था? इसका मतलब ये था कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे उनके चेहरे देख लें। या तो उन्हें विश्वास था कि वे आज अपने लक्ष्यों को मारकर उन्हें चुप करा सकते हैं, या फिर उनके वर्तमान चेहरे नकली थे क्योंकि उन्होंने भेस बदलने की कला का इस्तेमाल किया था। बेशक जो भी हो, अब वह महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण ये था कि इन दोनों से कैसे निपटा जाए। इसी क्षण चू युकीन ने देखा कि दोनों पुरुषों के कपड़ों पर लाल चंद्रमा का प्रतीक चिन्ह बना हुआ था। चू युकीन ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि वे कहाँ से आए हैं। चू युकीन ने ठंडे स्वर में कहा, क्या ब्लड मून टावर को अपने किए का एहसास है? उत्तरी राजकुमार रथ के अंदर है। अगर सुम सम्राट को पता चल गया कि उत्तरी राजकुमार की हत्या ब्लड मून टावर ने की है तो आपका तुरंत सफाया हो सकता है। ये सुनकर लियू टोंग जोर से हंस पड़ा। मैडम चू को चुटकुले बहुत पसंद हैं। अगर सुम सम्राट हम पर हमला करने में सक्षम होते तो उन्होंने बहुत पहले ही ब्लड मून टावर को नष्ट कर दिया होता, आज तक इंतजार नहीं किया होता। उसी क्षण लियू टोंग के बगल में खड़े व्हाइट क्रेन ने उदासीनता से कहा, मैडम चू परिवार के प्रति हमारे मन में कोई दुर्भावना नहीं है। आप एक तरफ हट जाइए, हम आपको हाथ भी नहीं लगाएंगे। व्हाइट क्रेन की बातें सुनकर चू युकीन ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और ठंडे स्वर में कहा, उत्तरी राजकुमार को नुकसान पहुंचाना चू परिवार को शत्रु बनाने के बराबर है। लियू टोंग ने पलटवार करते हुए कहा, हार मान लो। उत्तरी राजकुमार को सुम सम्राट ने पहले ही दरकिनार कर दिया है। वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठेगा। अब चू परिवार के पास उसका समर्थन करने का क्या कारण है? व्हाइट क्रेन ने यह भी कहा, मैडम चू, हम तो बस एक अनुबंध का पालन कर रहे हैं। अगर आप हमें रोकने पर अड़ी रहती हैं तो अगर हमारी तलवारें और कृपाणें कोई रहम न दिखाएं तो हमें दोष मत देना। चू युकीन ने हवा में अपनी तलवार लहराई और तलवार की ऊर्जा की एक लकीर छोड़ी जिसने उन दोनों के बीच एक रेखा खींच दी। यही सीमा रेखा है, इसे पार करोगे तो मर जाओगे। ये देखकर कि चू युकीन पीछे हटने को तैयार नहीं थी, व्हाइट क्रेन और लियू टोंग के पास कठिन लड़ाई के लिए खुद को तैयार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सच कहें तो वे वास्तव में चू युकीन का सीधे सामना नहीं करना चाहते थे। हालांकि वे सभी 9वीं कक्षा के छात्र थे, लेकिन एक ही कक्षा के छात्रों के बीच काफी असमानता हो सकती थी। चू युकीन भले ही एक महिला थी, लेकिन तलवारबाजी में उसकी जन्मजात प्रतिभा अविश्वसनीय रूप से उच्च थी। वह पूरे ग्रेट सुम काल में काफी प्रसिद्ध भी थी, लेकिन चूंकि चू युकीन पीछे हटने को तैयार नहीं थी, इसलिए उनके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। व्हाइट क्रेन ने तुरंत लियू टोंग से कहा, एल्डर लियू, आप उसे रोके रखने की कोशिश करें, तब तक मैं उस निकम्मे राजकुमार का ख्याल रख लेता हूँ। अपने विशाल लोहे के हथौड़े को पकड़े हुए लियू टोंग ने हंसते हुए कहा, वाह, मैं मैडम चू की तलवारबाजी देखने के लिए बहुत उत्सुक था। देखते हैं चू परिवार की नंबर 1 महिला तलवारबाज कितनी कुशल हैं। बोलते बोलते ही लियू टोंग ने अपने पैरों से धक्का दिया और तोप के गोले की तरह अपने शरीर को चू युकीन की ओर धकेल दिया। चू युकीन ने भौहें चढ़ाकर अपनी तलवार घुमाई और तलवार की ऊर्जा का एक जोरदार विस्फोट किया। चू युकीन का शरीर अत्यंत फुर्तीला था, मानो वह हवा में तैर रही हो। क्योंकि उसका शरीर फुर्तीला था,
इसलिए उसकी तलवार आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। महज एक ही वार के बाद लियू टोंग लगभग चू युकिन की तलवार से घायल हो गया था। चू युकिन की तलवार से अपने बाल कटते देख लियू टोंग ने तुरंत व्हाइट क्रेन से चिल्लाकर कहा, एल्डर व्हाइट, समय बर्बाद मत करो। लियू टोंग को चू युकिन की तलवार की इतनी तेज गति की उम्मीद नहीं थी। एक संक्षिप्त मुठभेड़ में ही वह बाल बाल अपनी जान गंवा बैठा। व्हाइट क्रेन को भी एहसास हुआ कि लियू टोंग शायद चू युकिन का मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए वह तेजी से काफिले की ओर बढ़ा। ये देखकर चू युकिन ने अपने पैरों की उंगलियों से हल्के से जमीन को छुआ और उसका शरीर तीर की तरह आगे की ओर बढ़ गया। इसके तुरंत बाद चू युकिन ने अपनी तलवार व्हाइट क्रेन की ओर घुमाई। व्हाइट क्रेन ने पलक झपकते ही अपना सिर घुमाया, तलवार वाला हाथ उठाया और चू युकिन के वार को रोक दिया। उसी क्षण व्हाइट क्रेन ने लियू टोंग से कहा, एल्डर लियू, मैं उसे व्यस्त रखूंगी। ये सुनकर लियू टोंग का शरीर वहीं से गायब हो गया और वह सीधे उस गाड़ी की ओर दौड़ा जहां लू चेन मौजूद था। लू चेन के भरोसेमंद सहायकों ने ये देखा और सभी दौड़ पड़े और लियू टोंग का रास्ता रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन 9वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट लियू टोंग ने अपना हथौड़ा नीचे की ओर घुमाया और एक ही वार में अपने एक भरोसेमंद सहयोगी को मार डाला। लियू टोंग के सामने लू चेन के भरोसेमंद सहायकों के पास जीतने का कोई मौका ही नहीं था। ये देखकर दूर से ही ली फेंग चिंतित हो गया। अब तो मुसीबत है। वह तुरंत लू चेन की गाड़ी की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम बढ़ाए, एक 8वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट ने उसका रास्ता रोक दिया और कहा, जनरल ली, आपका प्रतिद्वंदी मैं हूँ। चू युकिन को भी एहसास हो गया कि लू चेन खतरे में है। उसने तुरंत अपनी तलवार को हड़बड़ी में घुमाया और तलवार की ऊर्जा के वार से जंगल में हलचल मच गई, जिससे आसपास के पेड़ पल भर में अनगिनत टुकड़ों में बिखर गए। हालांकि व्हाइट क्रेन कोई साधारण दुश्मन नहीं था। वह हमेशा चू युकिन के तलवार के वारों को चकमा देने में कामयाब रहता था। आखिरकार दोनों ही 9वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट थे और भले ही वह चू युकिन जितना शक्तिशाली न हो, उसे कुछ देर के लिए रोक पाना उसके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं थी। चू युकिन घबरा गई, ये देखकर कि लियू टोंग उस गाड़ी तक पहुंचने ही वाली थी जहां लू चेन था। अगर वह इसी तरह रुकी रही तो लू चेन की जान खतरे में पड़ जाएगी। उसने लू चेन की मां के निधन के बाद उसकी रक्षा करने का वादा किया था। अगर लू चेन को कुछ हो जाता है तो वह परलोक में अपनी उस बहन का सामना कैसे कर पाएगी, जिसके साथ उसने एक अटूट बहन का रिश्ता बना लिया था। लू चेन को कोई नुकसान नहीं हो सकता। चू युकिन को अब व्हाइट क्रेन की परवाह नहीं थी और वह सीधे लियू टोंग की ओर बढ़ गई। चू युकिन को उसे दरकिनार करते देख व्हाइट क्रेन जल्दी से आगे बढ़ी और उसका रास्ता रोक दिया। इस समय तक लियू टोंग लू चेन की गाड़ी के सामने पहुंच चुका था। उसे यह नहीं पता था कि लू चेन किस गाड़ी में है, लेकिन वह एक एक करके उनकी तलाशी लेने के लिए तैयार था। लियू टोंग ने सीधे अपने हथौड़े से वार किया और गाड़ी का दरवाजा पल भर में चकनाचूर हो गया। उस समय लू चेन गाड़ी के अंदर सीधा बैठा हुआ था। ये देखकर कि उसने जिस पहले डिब्बे को तोड़ा था उसी में उसे लू चेन मिल गया था। लियू टोंग जोर से हंसा और बोला, हा हा हा, लगता है मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है। दूर से ही चू युकिन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। ये खत्म हो गया। चेनर ली फेंग भी घबराया हुआ था। वह लू चेन को भी बचाना चाहता था, लेकिन उसके सामने खड़ा प्रतिद्वंद्वी 8वीं श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट था, जबकि वह खुद केवल 7वीं श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए वह बच नहीं सकता था। जब सभी को लगा कि उत्तरी राजकुमार की वही मृत्यु निश्चित है, तभी लू चेन ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। ये देखकर लू चेन के सामने खड़ी लियू टोंग दंग रह गई। लियू टोंग ने उलझन में पूछा, बच्चे, तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? लू चेन ने कुछ नहीं कहा और बस अपना हाथ उठाकर गोली चला दी। टकराना। गोलियों की आवाज के साथ ही लियू टोंग का शरीर धीरे धीरे पीछे की ओर गिर गया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, उसकी आंखें चौड़ी खुल गईं, मानो उसे विश्वास ही न हो रहा हो कि उसकी अभी अभी मृत्यु हुई है। इस समय लू चेन पर ध्यान केंद्रित करने वाले सभी लोग स्तब्ध रह गए। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ था। उत्तर राजकुमार का अंत निश्चित था, तो फिर उत्तर राजकुमार ने अपना हाथ क्यों उठाया और 9वीं श्रेणी का वह मार्शल आर्टिस्ट बेजान होकर जमीन पर क्यों गिर पड़ा, और अभी अभी वो कैसी आवाज थी? यहाँ असल में क्या हुआ? लियू टोंग की मौत से ब्लड मून टावर के सभी उपस्थित सदस्य भयभीत हो गए। लियू टोंग आखिरकार 9वीं श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट था, और फिर भी उत्तर राजकुमार को देखते ही ऐसा लगा जैसे वह मर चुका हो। लू चेन को देखकर चू युकिन को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह लू चेन से बदला लेने के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार थी, लेकिन हालात अचानक बदल गए। चू युकिन ने अनुमान लगा लिया था कि लियू टोंग की मृत्यु कैसे हुई। उसकी मृत्यु निश्चित रूप से लू चेन के हाथ में मौजूद काली छड़ी जैसी वस्तु से संबंधित थी, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह वस्तु पलक झपकते ही 9वीं कक्षा के मार्शल आर्टिस्ट की जान ले सकती है। उस क्षण ऐसा लगा मानो सब कुछ रुक गया हो और दोनों पक्ष लड़ना भी भूल गए हों। अध्याय 8 क्या आप अपनी चाची से कुछ छिपा रहे हैं? अध्याय 8 क्या आप अपनी चाची से कुछ छिपा रहे हैं? चू युकिन को होश में आने में काफी समय लगा। उसकी आंखों में हत्या का भाव झलक उठा। 9वीं श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट जिसने लू चेन की हत्या का प्रयास किया था मर चुका था, और वह किसी भी कीमत पर इसे अपने सामने से भागने नहीं दे सकती थी। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि लू चेन के हाथ में क्या था, लेकिन उसी की बदौलत एक साधारण व्यक्ति 9वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट को मारने की क्षमता रखता था। इससे यह साबित हो गया कि वह वस्तु अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, और अगर यह बात फैल जाती तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया में उथल पुथल मच जाती। व्हाइट क्रेन अभी भी लियू टोंग के पल भर में बेहोश हो जाने से सदमे में था, और वह अभी अभी होश में आया था। उस जगह से भागना चाहता था,
हालांकि जिस क्षण व्हाइट क्रेन का ध्यान भटका हुआ था, ऐसा प्रतीत हुआ मानो आकाश से बारिश शुरू हो गई हो और बारिश की बूंदों और फूलों की पंखुड़ियों की आभासी छाया धीरे धीरे नीचे गिर रही हो। अगले ही पल व्हाइट क्रेन के शरीर के चारों ओर सफेद रोशनी की कई लकीरें दिखाई दी। तभी उसे खतरे का एहसास हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अच्छा नहीं है। उसी क्षण चू युकिंग ने फुसफुसाते हुए कहा, 9 तलवारों की वर्षा। इसके तुरंत बाद बारिश की बूंदों और फूलों की पंखुड़ियों की आभासी परछाइयां अविश्वसनीय रूप से हिंसक हो गईं और व्हाइट क्रेन के शरीर पर उग्र रूप से हमला करने लगीं। 9वीं कक्षा के मार्शल आर्टिस्टों के बीच होने वाली लड़ाई का नतीजा अक्सर पल भर में जीत या हार में बदल जाता है। जब कोई मार्शल आर्टिस्ट विचलित हो जाता है तो उसके प्रतिद्वंद्वी को इस अवसर का लाभ उठाने में आसानी होती है। और जब व्हाइट क्रेन का ध्यान भटका हुआ था, तब चू युकिन ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए सीधे अपनी सबसे दुर्जेय तलवार तकनीक का प्रयोग किया। चू युकिन के सामने सफेद सारस को धीरे धीरे जमीन पर गिरते देख लू चेन स्तब्ध रह गया। चू युकिन ने अपनी तलवार से इतनी तेज गति से वार किया था कि वह उसे ठीक से देख भी नहीं पाया। जब तक उसने प्रतिक्रिया दी, तब तक उसने केवल 9वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट के शरीर से सफेद तलवार की रोशनी की कुछ चमक गुजरती हुई देखी, फिर वह गिर पड़ा। क्या यह 9वीं कक्षा के मार्शल आर्टिस्ट की ताकत है? बहुत मजबूत। हालांकि लू चेन ने अभी अभी 9वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट से मुकाबला किया था, लेकिन उसने यह मुकाबला हथियारों से किया था। फिर भी मार्शल आर्ट की दुनिया में तेजी से सुधार करने की उसकी प्रबल इच्छा थी। आखिरकार आग्नेयास्त्र बाहरी वस्तुएं ही तो हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की अनभिज्ञता का फायदा उठाने के लिए आग्नेय शस्त्रों का उपयोग कर सकता है, तो 9वीं कक्षा के मार्शल आर्टिस्ट की हत्या करना मुर्गी को मारने से कम नहीं है। लेकिन अगर प्रतिद्वंद्वी सतर्क हो तो उसके लिए 9वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट को मारना इतना आसान नहीं होगा। विशेषकर चू युकिन के तलवार के वार की गति को देखने के बाद 9वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट को मारने पर लू चेन को जो घमंड महसूस हो रहा था, वह पल भर में गायब हो गया। ब्लड मून टावर के लोगों ने जब देखा कि उनके दोनों बुजुर्ग गिर गए हैं, तो उन्हें पता चल गया कि मिशन विफल हो गया है और इसलिए वे भागने लगे। पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो। ली फैंग से उलझे 8वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट ने देखा कि 9वें दर्जे के दोनों मार्शल आर्टिस्ट मर चुके हैं। वह जानता था कि अगर वह इसी तरह लड़ता रहा तो शायद उसकी भी यही मौत हो जाएगी। इसलिए उसने तुरंत मुड़कर बिना किसी झिझक के जंगल की ओर भाग गया। ब्लड मून टावर से भागने की कोशिश कर रहे लोगों को देखकर चू युकिन ने ठंडे लहजे में गार्ड टीम और राजकुमार के महल के भरोसेमंद सहायकों को आदेश दिया, इन्हें मार डालो, किसी को भी भागने मत दो। इसके तुरंत बाद स्थिति में नाटकीय रूप से बदलाव आया। ली फैंग के नेतृत्व में उसके सैनिकों और राजकुमार के महल के भरोसेमंद सहायकों ने ब्लड मून टावर के शेष हथियारों को पकड़ना शुरू कर दिया। हालांकि इन हथियारों में भी तीसरे या चौथे दर्जे की क्षमता थी, लेकिन वे सिर्फ संख्या पूरी करने के लिए मौजूद थे। उनका मुख्य उद्देश्य राजकुमार के महल के रक्षक दल और भरोसेमंद सहायकों को तब तक रोके रखना था जब तक कि उनके वरिष्ठों द्वारा लू चेन की सफलतापूर्वक हत्या न कर दी जाए। अब जबकि उनका मिशन विफल हो चुका था, उनके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इसी बीच ये देखकर कि ब्लड मून टावर का 8वीं श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट भागने की कोशिश कर रहा था, लू चेन गाड़ी से बाहर निकला और बैरेट पिस्तौल निकाल ली। उसने इससे पहले कभी इस बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया था और वह इसे आजमाना चाहता था। चू युकिन उस 8वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट का पीछा करने का इरादा रखती थी, लेकिन जब उसने लू चेन के हाथों में काली छड़ी जैसी चीज देखी तो वह एक पल के लिए रुक गई। उसी क्षण लू चेन झट से जमीन पर लेट गया। फिर उसने भाग रहे ब्लड मून टावर के 8वें ग्रेड के मार्शल आर्टिस्ट पर काली छड़ी का निशाना साधा। बूम! एक दबी हुई लेकिन भीषण आवाज के साथ भाग रहे 8वीं कक्षा के मार्शल आर्टिस्ट का सिर पल भर में फट गया। चू युकिन एक बार फिर अपनी जगह पर जम गई। इतनी दूरी से 9वीं कक्षा का मार्शल आर्टिस्ट पलक झपकते ही गायब हो गया। उसने लू चेन को बड़ा होते देखा था, लेकिन उसे कभी पता नहीं था कि लू चेन के पास इतना दुर्जेय हथियार है। 9वीं कक्षा, 8वीं कक्षा, लू चेन के सामने क्या था, ये तो बस उन्हें देखने भर की बात थी। उस काले धातु के डंडे को देखकर 9वीं श्रेणी की मार्शल आर्टिस्ट चू युकिन भी पसीने से तरबतर हो गई। 8वीं श्रेणी हो या 9वीं श्रेणी, उन सभी में ग्रैंड मास्टर से लड़ने की ताकत होती है और यहाँ तक कि शक्तिशाली 9वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट भी मास्टर स्तर के मार्शल आर्टिस्ट के बराबर लड़ सकते हैं। हालांकि कभी अत्यधिक मांग में रहने वाली 8वीं और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को लू चेन नामक एक साधारण व्यक्ति द्वारा मुर्गियों की तरह मारा जा रहा था। चू युकिन ये बात अच्छी तरह जानती थी कि लू चेन ने कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया था। वह उसकी देखरेख में पला बड़ा था और वह नहीं चाहती थी कि लू चेन को मार्शल आर्ट प्रशिक्षण का दर्द सहना पड़े। एक साधारण व्यक्ति एक अज्ञात हथियार के साथ 8वीं और 9वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्टों को पल भर में मार सकता था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि एक बार जब लू चेन के हाथों में मौजूद हथियार फैल जाएगा तो पूरी मार्शल आर्ट की दुनिया उलट जाएगी और अब से मार्शल आर्टिस्टों का दर्जा बुरी तरह गिर जाएगा। काफी समय बाद चू युकिन आखिरकार ठीक हो गई। अभी इन बातों के बारे में सोचने का समय नहीं था। प्राथमिकता ब्लड मून टावर के हथियारों से जल्द निपटना था। ये सोचते ही चू युकिन ने अपने पैरों की उंगलियों से जोर लगाकर ब्लड मून टावर से आए हथियारों की ओर दौड़ लगाए। ब्लड मून टावर से कोई 9वीं श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट न होने के कारण चू युकिन को रोकने के लिए वे 3वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट उसके सामने चींटियों से कम नहीं थे। जहां जहां से चू युकिन गुजरती थी, वहां केवल ब्लड मून टावर के हथियारों के शव ही पड़े होते थे।
जल्द ही ब्लड मून टावर के सभी हत्यारे मारे गए। बेशक लू चेन के पक्ष को भी भारी कीमत चुकानी पड़ी। ली फैंग की गार्ड टीम के केवल लगभग 100 आदमी ही बचे थे और राजकुमार के महल के केवल 50 या 60 भरोसेमंद सहायक ही जीवित बचे थे। जमीन पर बिखरे शवों को देखकर लू चेन के दिल में कोई हलचल नहीं हुई। लू चेन को इस बात का पूरा यकीन था कि प्रसिद्धि पाने का रास्ता खून से सना हुआ ही होता है। आज का नरसंहार तो बस शुरुआत थी। लू चेन शवों को देखते हुए विचारों में खोया हुआ था, तभी उसके पीछे एक मनमोहक आकृति प्रकट हुई। चेना, बेहतर होगा कि तुम कबूल कर लो, क्या तुम मैडम चू से कुछ छिपा रही हो? चू युकीन के लहजे में थोड़ी सी नाराजगी झलक रही थी, एक ऐसी चाची के रूप में जिसने लू चेन को बचपन से बड़ा होते देखा था और यहाँ तक कि राजकुमार के महल में सारे काम भी संभाले थे। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि लू चेन ने इतना भयानक हथियार हासिल कर लिया है। उस तरह का हथियार निश्चित रूप से लू चेन का नहीं हो सकता। इसके बारे में सोचने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब वह ये जानना चाहती थी कि लू चेन को इतना भयानक हथियार किसने मुहैया कराया और उनका मकसद क्या था। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अगर किसी ने लू चेन को इतना शक्तिशाली हथियार दिया है तो उसकी कुछ शर्तें जरूर होंगी। चू युकीन को डर था कि लू चेन किसी और भी बड़ी साजिश में फंस सकता है। अब चू युकीन की एकमात्र इच्छा यही थी कि उत्तरी शहर पहुंचने के बाद लू चेन एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करे। चू युकीन की आवाज सुनकर लू चेन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। वह सिर्फ हथियारों की ताकत का परीक्षण करना चाहता था और उसने इस बारे में नहीं सोचा था कि आगे क्या होगा, इसे कैसे समझाया जाए। वे 8वीं और 9वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट थे और वे उसके सामने पलक झपकते ही गायब हो गए। अगर यह बात फैल गई तो उसी क्षण लू चेन ने अपना सिर घुमाकर चू युकीन की ओर देखा और मासूम और मनमोहक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैडम चू, मैं आपसे क्या छिपा सकता हूँ? लू चेन को अपने सामने अनजान बनने का नाटक करते और बात छिपाने की कोशिश करते देख चू युकीन ने आह भरी और आगे कहा, मुझे बताओ, तुम्हें अभी जो 2 हथियार मिले थे वे किसने दिए थे? लू चेन ने अनभिज्ञता जताते हुए कहा, हथियार? कौन से हथियार? चू युकीन ने लू चेन को घूरकर देखा और पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी चाची अंधी है? उसी क्षण लू चेन ने अपने हाथों से काली डेजर्ट ईगल पिस्तौल निकाली और उसमें से मैगजीन निकाली। क्या आप इसी के बारे में बात कर रहे हैं? अध्याय 9 अध्याय 9 तुम बड़े हो गए हो _1 अध्याय 9 तुम बड़े हो गए हो _1। लू चेन के हाथ में डेजर्ट ईगल को देखकर चू युकीन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। आखिरकार यह एक ऐसा हथियार था जो एक साधारण व्यक्ति को 9वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट को पल भर में मार डालने की क्षमता देता था। चू युकीन की डेजर्ट ईगल के बारे में जिज्ञासा देखकर लू चेन ने सीधे खाली बंदूक उसे सौंप दी। चू युकीन को डेजर्ट ईगल मिलने के बाद वह बार बार अपने गोरे हाथों से उसे सहलाती रही, बहुत उत्सुकता से। आखिर इस छोटी सी चीज ने 9वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट को कैसे मार डाला? इसके बाद चू युकीन ने पूछा, चेना, तुम्हें ये हथियार कहाँ से मिला? चू युकीन खुद एक मार्शल आर्टिस्ट थी और उन्होंने कई हथियार देखे थे, इसलिए जैसे ही उन्होंने इसे छुआ उन्हें पता चल गया कि डेजर्ट ईगल को बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्री साधारण नहीं थी और हथियार की सटीकता किसी की कल्पना से परे थी। ये भी संभव था कि महान शिया राजवंश के शाही परिवार के पास ऐसी सामग्रियां न हों और न ही वे इतने सटीक हथियार का निर्माण कर सकें। हालांकि लू चेन इस रहस्यमय हथियार की मदद से बच गया, लेकिन मैडम चू को उस समय कुछ हद तक अपराध बोध महसूस हुआ। उन्होंने हमेशा लू चेन की सुरक्षा की रक्षा की थी, फिर भी उन्होंने इस रहस्यमय हथियार के प्रदाता को उसके संपर्क में आने दिया था। अगर उस व्यक्ति का इरादा लू चेन को हथियार मुहैया कराने का नहीं बल्कि उसे जान से मारने का हो तो क्या होगा? इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। लू चेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैडम चू, अगर मैं आपसे कहूं कि ये वो हिस्से हैं जिन्हें मैंने खुद बनाया और फिर जोड़ा है, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगी? चू युकीन ने हल्के से नाक सिकोड़ते हुए कहा, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। लू चेन ने एक वयस्क होने का नाटक करते हुए कहा, मैडम चू, मैं भी अब एक पुरुष हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत पुरुषवादी रहस्य रखना बिल्कुल सामान्य बात है। लू चेन की बातें असल में सिर्फ एक मजाक थी, लेकिन उन्हें सुनकर चू युकीन चुप हो गई। जब लू चेन ने 10 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया था, तब से चू युकीन हमेशा उसकी देखभाल करती रही है, मानो वह उसका अपना बच्चा हो। लेकिन अब लू चेन 16 साल का हो चुका था और उसकी शादी भी हो चुकी थी। फिर भी अवचेतन रूप से वह उसे अभी भी एक बच्चे के रूप में ही देखती थी। चू युकीन को चुप देखकर लू चेन ने चिंता से पूछा, मैडम चू, आप क्या सोच रही हैं? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? चू युकीन को होश आया और उसने डेजर्ट ईगल को लू चेन को वापस सौंपते हुए राहत भरी मुस्कान के साथ कहा, चेना, तुम सही कह रहे हो, तुम बड़े हो गए हो, अब तुम एक आदमी हो। मुझे अब तुम्हारे साथ बच्चे जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने आपको हथियार मुहैया कराया है उसके पास बड़ी योजनाएं जरूर होंगी, आपको सावधान रहना चाहिए। साथ ही आपके पास मौजूद उन 2 हथियारों के बारे में बाहरी लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, अन्यथा भले ही आप उत्तरी शहर पहुंच जाएं, मार्शल आर्ट की दुनिया के शक्तिशाली लोगों द्वारा आप पर लगातार जानलेवा हमले किए जाएंगे। लू चेन ने कहा, हम चिंता मत कीजिए मैडम चू, मुझे इसके फायदे और नुकसान दोनों पता हैं। चू युकीन ने कहा, ठीक है, जाओ और जिक्सुआन और बाकी लोगों का हालचाल पता करो। इसके बाद चू युकीन मुड़ी और जनरल ली और उनके समूह की ओर चल पड़ी। इस समय जनरल ली और अन्य लोग शवों को साफ कर रहे थे। चू युकीन को आते देख जनरल ली ने तुरंत पूछा, मैडम चू, क्या राजकुमार सुरक्षित हैं? चू युकीन ने उदासीनता से जवाब दिया, वह ठीक है।
इसके साथ ही चू यूकिन ने याद दिलाते हुए कहा, जनरल ली, आज की घटना के संबंध में मुझे आशा है कि आप और आपके सैनिक ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे आपने कुछ देखा ही नहीं हो। चू यूकिन के ये शब्द सुनकर जनरल ली तुरंत समझ गए कि उनका क्या मतलब था। स्पष्टतः वह उत्तर के राजकुमार द्वारा 9वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट को पल भर में मार डालने की घटना का जिक्र कर रही थी। बाहरी दुनिया में यह अफवाह फैली हुई थी कि उत्तरी राजकुमार एक निकम्मा राजकुमार था जिसे मार्शल आर्ट का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वह ज्यादा पढ़ाई नहीं करता था और उसे केवल खाने पीने और मौज मस्ती करने में ही आनंद आता था। जब ड्यूक मू ने जनरल ली से उत्तरी राजकुमार को उत्तरी शहर में अपनी सामंती संपत्ति स्थापित करने की यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा, तो जनरल ली मन ही मन कुछ अनिच्छुक थे। लेकिन आज की घटना को देखने के बाद ऐसा लगा कि सभी लोग गलत थे। उत्तर के राजकुमार के पास इतना भयानक हथियार होने के कारण उसे यूं ही बेकार साबित करना संभव नहीं था। वह तो 9वीं कक्षा का मार्शल आर्टिस्ट था, ग्रैंडमास्टर से ठीक एक स्तर नीचे, 9वीं श्रेणी। उत्तर राजकुमार पर एक और नजर डालते ही 9वीं श्रेणी के उस मार्शल आर्टिस्ट का अस्तित्व समाप्त हो गया और उस 8वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट को इतनी दूरी से जनरल ली ने खुद स्वीकार किया कि शायद वह तीर से मारकर उसे मार नहीं पाते। 8वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्टों के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। जब कोई तीर उनके शरीर में प्रवेश करता है तो वे अपनी मांसपेशियों को नियंत्रित करके तीर के नोक को पकड़ सकते हैं। फिर भी उत्तरी राजकुमार ने किसी अज्ञात हथियार का उपयोग करते हुए इतनी दूरी से ही उस 8वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट का सिर पल भर में उड़ा दिया। इसके अलावा उस समय उत्तर राजकुमार बिना हिले डुले जमीन पर पड़ा हुआ था। तीर चलाने के लिए धनुष को खींचना पड़ता है, लेकिन उत्तर राजकुमार के वहीं पड़े रहने के दौरान ही उस 8वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट की जान चली गई। ये दिखाने के लिए काफी था कि उत्तरी राजकुमार के हाथों में मौजूद हथियार कितना भयानक था। इतने भयानक हथियार होने के बावजूद उत्तरी राजकुमार ने सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं की। वह स्वेच्छा से उत्तरी शहर चला गया। इसका क्या तात्पर्य था? ली फेंग आगे कुछ भी सोचने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसे ये भी संदेह होने लगा था कि कहीं उत्तरी राजकुमार उसे चुप न करा दे। हालांकि वह उत्तरी राजकुमार को उसकी जागीर तक ले जाने के लिए नियुक्त गार्ड टीम का जनरल था, लेकिन वह ग्रेट जिया की हुबेन सेना में एक कमांडर भी था। उत्तरी राजकुमार को उन पर भरोसा होना जरूरी नहीं है। ये सोचते ही ली फेंग और उसके आदमियों की पीठ पसीने से भीगने लगी। चू यूकिन ने ली फेंग और अन्य लोगों को याद दिलाने के बाद मुड़कर चली गई। चू यूकिन के विदा होते देख एक सैनिक ने ली फेंग से फुसफुसाते हुए कहा, जनरल, उत्तरी शहर पहुंचने के बाद हमें चुप नहीं कराया जा सकेगा, है ना? ली फेंग के पीछे चल रहे सैनिक हुबेन सेना के कुलीन सैनिक थे और वे मूर्ख नहीं थे। वे ये भी समझते थे कि 9वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट को पल भर में मार सकने वाले हथियार का क्या मतलब होता है। उस समय सभी को यही लग रहा था कि उत्तरी राजकुमार के मन में कोई बड़ी योजना होगी, इसलिए उस दिन की घटनाओं को लीक होने से रोकने के लिए ये पूरी तरह संभव था कि उत्तरी राजकुमार उन्हें चुप करा दे। शेष बचे लगभग 100 सैनिकों को दिलासा देने के लिए ली फेंग ने तुरंत कहा, बकवास मत करो लड़के, हम ड्यूक मू के आदमी हैं और ड्यूक मू उत्तरी राजकुमार के ससुर हैं। उत्तरी राजकुमार निश्चित रूप से हम पर भरोसा करेंगे। ली फेंग की बातें सुनकर सैनिकों को सच्चाई का एहसास हुआ। दरअसल ड्यूक मू उत्तरी राजकुमार के ससुर थे और ड्यूक मू की बेटी भी राजकुमारी थी। क्या ड्यूक मू के गुट के सैनिक उत्तरी राजकुमार के पक्ष के सैनिकों के बराबर नहीं थे? तो फिर उत्तरी राजकुमार बिना किसी कारण के अपने ही लोगों को चुप क्यों कराना चाहेगा? इस विचार के साथ ही सैनिकों ने भी राहत की सांस ली। हालांकि ली फेंग इस समय भी काफी चिंतित था। हालांकि वे ड्यूक मू के गुट का हिस्सा थे, वे महान जिया की हुबेन सेना का भी हिस्सा थे। उत्तरी राजकुमार को उत्तरी शहर तक पहुंचाने के बाद उन्हें राजधानी शहर लौटना था। क्या उत्तर का राजकुमार सचमुच उन पर भरोसा करेगा? यह अनिश्चित था, लेकिन अब उनके पास उत्तरी राजकुमार के असली इरादों को जानने के लिए उत्तरी शहर पहुंचने तक इंतजार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। घटनास्थल की सफाई करने के बाद लू चेन और उसका काफिला फिर से रवाना हो गया और उत्तरी शहर की ओर बढ़ता चला गया। कुछ घंटे बाद एक खास सराय लू शुयुन खिड़की के पास बैठी चुपचाप खबर आने का इंतजार कर रही थी। इस समय उसे हल्का सा आभास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। हर लिहाज से तो उन लोगों को अब तक लौट आना चाहिए था, लेकिन अब तक उनकी कोई खबर नहीं मिली थी। तभी भूरे रंग के कपड़े पहने एक आदमी तेजी से बाहर निकला। महामहिम, एक गंभीर दुर्घटना हो गई है। कमरे में प्रवेश करते ही वह व्यक्ति तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। लू शुयुन की भौहें तन गईं और फिर उसने ठंडी आवाज में पूछा, क्या हुआ? उस व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, ब्लड मून टावर विफल हो गया और जिन लोगों को उन्होंने भेजा था उनमें से कोई भी जीवित वापस नहीं लौटा, जिनमें वे 2 9वीं कक्षा के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। अब ब्लड मून टावर का टावर मास्टर बहुत गुस्से में है, क्योंकि उसे लगता है कि हमने जानबूझकर उन्हें फंसाया है और वह मुआवजे की मांग कर रहा है। अध्याय 10 अध्याय 10 चू परिवार के सदस्यों का चू परिवार नहीं है _1 अध्याय 10 चू परिवार के सदस्यों वाला चू परिवार नहीं है _1। अपने अधीनस्थ की बात सुनकर लू शुयुन का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। 9वीं कक्षा के 2, 8वीं कक्षा का 1 और लगभग 100 से अधिक तृतीय श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट होने के बावजूद वे एक निकम्मे राजकुमार को भी नहीं मार सके। वे न केवल उसकी हत्या करने में असफल रहे, बल्कि सभी पकड़े गए और किसी को भी वापस नहीं लौटाया गया। लू शुयुन जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता गया, उतना ही ज्यादा क्रोधित होता गया। उसने गुस्से में अपना हाथ मेज पर पटका, जिससे उस पर रखे कटोरे और बर्तन तुरंत चकनाचूर हो गए।
बेकार, सब बेकार। उन्हें ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि वे असफल कैसे हो सकते हैं। उन्होंने उत्तर की ओर यात्रा कर रहे उत्तरी राजकुमार के दल के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई थी, जिनमें से केवल चू यूकिन और ली फेंग ही कुछ हद तक शक्तिशाली थे। उन दो के अलावा उस समूह में 5वीं कक्षा से ऊपर के छात्र भी ज्यादा नहीं थे। और फिर भी ब्लड मून टावर वास्तव में विफल हो गया था। वे सचमुच असफल हो गए। ब्लड मून टावर के हत्यारे आखिर किस काम के थे? वे किस चीज पर पलते थे? 9वीं कक्षा के 2 विशेषज्ञों के साथ, भले ही उनके पास चू यूकिन से निपटने का कोई तरीका न हो। एक उसे रोक सकता है जबकि दूसरा उस निकम्मे राजकुमार का ख्याल रख सकता है। लेकिन फिर भी वे असफल रहे और अब ब्लड मून टावर उनसे मुआवजे की मांग करने की हिम्मत कर रहा है। वे एक निकम्मे राजकुमार को भी नहीं मार सके और अब मुआवजे के बारे में सोच रहे हैं। कुछ देर अपना गुस्सा निकालने के बाद लू शुयुन कुछ हद तक शांत हो गई और भावहीन होकर पूछा, क्या ब्लड मून टावर को पता चल गया है कि इस बार उनका ऑपरेशन क्यों विफल रहा? जमीन पर घुटने टेककर बैठे उस व्यक्ति ने तुरंत उत्तर दिया, महामहिम। जब ब्लड मून टावर ने किसी को जांच के लिए भेजा तो उन्होंने पाया कि उनके कुछ सदस्यों के शरीर झुलस गए थे। जब लू चेन और अन्य लोग चले गए तो उन्होंने अपने लोगों के शवों को दफना दिया, जबकि ब्लड मून टावर के कुछ हत्यारों के शवों को ढेर करके जला दिया गया। हालांकि इसमें कुछ समय बर्बाद हुआ, लेकिन चू यूकिन को लगा कि यह आवश्यक था, खासकर लू चेन द्वारा मारे गए लोगों के लिए। मार्शल आर्टिस्ट शव पर मौजूद घावों से यह निर्धारित कर सकते थे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई, और ब्लड मून टावर को उनकी मृत्यु के कारण का पता लगाने से रोकने के लिए चू यूकिन ने शवों को नष्ट करने और निशानों को मिटाने की इस विधि को अपनाया। अपने अधीनस्थ की रिपोर्ट सुनकर लू शुयुन का गुस्सा और भी भड़क उठा। मिशन का असफल होना ही काफी बुरा था, लेकिन अपने लोगों की मौत के कारणों का पता न होना उससे भी बदतर था। उसी क्षण लू शुयुन के बगल में खड़े एक अधीनस्थ ने अनुमान लगाया, महामहिम, मुझे संदेह है कि उत्तरी राजकुमार के काफिले में एक मास्टर स्तर का विशेषज्ञ छिपा हो सकता है। अपने अधीनस्थ के अनुमान को सुनकर लू शुयुन का दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया। फिर वह चुप हो गया और उसके चेहरे पर तरह तरह के भाव उभर आए। कुछ देर बाद लू शुयुन की आंखों में द्वेषपूर्ण भाव झलक उठा। अगर ऐसा है तो इस निकम्मे को इस दुनिया से मिटा दिए जाने की और भी अधिक आवश्यकता है। उनके अधीनस्थ ने फिर कहा, आप निश्चिंत रहें महाराज, हमारे सैनिक पहले ही उत्तरी शहर पहुंच चुके हैं। भले ही कोई ग्रैंड मास्टर उनकी रक्षा कर रहा हो, पर्याप्त समय मिलने पर वे अपनी सतर्कता कम कर देंगे। लू शुयुन ने और कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि अब उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। सौभाग्य से उनके पास एक आकस्मिक योजना थी। लू शुयुन ने खिड़की से बाहर देखने के लिए अपना सिर उठाया और मन ही मन बुदबुदाया, मेरे प्यारे भाई, मैं कामना करता हूँ कि तुम्हारा भाग्य सदा बना रहे। इस बीच राजधानी शहर के लगभग सभी प्रतिष्ठित लोगों को ब्लड मून टावर पर हुए असफल हत्या के प्रयास के बारे में पता चल गया था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि जानकारी किसने लीक की थी। इंपीरियल पैलेस, शाही उद्यान, शैडो गार्ड से संदेश प्राप्त करने पर सुम सम्राट को इस पर विश्वास करना असंभव लगा। सम्राट के सामने सफेद बालों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, जिसने कागज के टुकड़े को देखते हुए सम्राट के आश्चर्यचकित भाव को देखकर पूछा, महाराज, क्या हुआ है? सुम सम्राट ने खुद को संभाला और फिर अपने हाथों में मौजूद कागज को फाड़ दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि चेन के साथ अभी भी एक ग्रैंडमास्टर हो सकता है। चू परिवार सचमुच कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ये सुनकर सुम सम्राट के सामने खड़े बुजुर्ग व्यक्ति कुछ देर के लिए रुक गए। सुम सम्राट ने आगे कहा, राजगुरु, क्या आपको लगता है कि चू परिवार वास्तव में लिटिल नाइन का समर्थन करना चाहता है, या वे जानबूझकर ध्यान भटका रहे हैं? सुम सम्राट से पहले के वरिष्ठ शासक महान जिया राजवंश के राष्ट्रीय स्तंभ सितु से थे, जिन्होंने राज्य के उपदेशक के रूप में भी कार्य किया और अक्सर सुम सम्राट को रणनीतिक सलाह देते थे। सुम सम्राट के प्रश्न का सामना करते हुए सितु से ने एक क्षण के लिए विचार किया, फिर उत्तर दिया, आपका सेवक मानता है कि यह चू शियोंग की व्यक्तिगत कार्रवाई है और यह चू परिवार की संपूर्ण इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। सुम सम्राट हंसे और बोले, अरे, राज्य के गुरु ऐसा क्यों सोचते हैं? सितुसे ने उत्तर दिया, उत्तरी शहर भीषण ठंड की भूमि है। अगर उत्तरी राजकुमार वहां चले भी जाएं, तो भी उत्तरी शहर का विकास करना मुश्किल होगा। सैनिकों की भर्ती करना या शक्ति जुटाना तो दूर की बात है। चू परिवार चू जाति के लोगों का विशिष्ट चू परिवार नहीं है। वे ऐसे राजकुमार का समर्थन नहीं करेंगे जिसने सिंहासन की दौड़ में अपनी वैधता पूरी तरह खो दी हो। लेकिन चू शियोंग अलग हैं। चू शियोंग उत्तरी राजकुमार के नाना हैं और उनके बीच रक्त संबंध है। इस प्रकार आपके सेवक का मानना है कि चू शियोंग उत्तरी राजकुमार को अपना पोता मानते हुए उसकी रक्षा के लिए किसी को भेजेगा, और यह चू परिवार के हितों के कारण नहीं है। सितुसे की बातें सुनकर सुम सम्राट पत्थर की बेंच से उठे, जोर से हंसे और बोले, राजगुरु की बातें तो वाकई रोचक हैं। चू परिवार चू जाति का चू नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मुझे तो अपनी ही याद आ गई। ये महान शिया भी मेरे महान शिया नहीं है। चू परिवार पहले ही दक्षिण की शक्तियों से जुड़ चुका है, इसलिए उनके लिए उत्तराधिकार की कोई उम्मीद न रखने वाले राजकुमार का अंधाधुंध समर्थन करना असंभव है। यदि वे ऐसा करने पर अड़े रहते हैं तो इससे उन शक्तियों के साथ संघर्ष उत्पन्न होगा, जिससे चू परिवार का विघटन भी हो सकता है। इसलिए चू परिवार चू जाति के चू लोगों का मूल चू नहीं है। सितुसे के शब्दों ने सुम सम्राट को अपनी स्थिति पर विचार करने के लिए भी प्रेरित किया। जिस प्रकार चू परिवार अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, उसी प्रकार सम्राट भी अपनी इच्छाओं के अधीन नहीं है, बल्कि विभिन्न शक्तियों द्वारा विवश है, विशेषकर चू परिवार जैसे शक्तिशाली कुलीन परिवारों द्वारा।
ड्यूक म्यू निवास। अपने हाथ में कबूतर का पत्र देखकर मु चांगटियन का हाथ थोड़ा कांप गया। ये पत्र ली फेंग द्वारा भेजा गया था, जिसमें ब्लड मून टॉवर के हत्यारों द्वारा उन पर किए गए हमले का विस्तृत विवरण दिया गया था। जब मु चांगटियन ने पत्र का वह हिस्सा देखा जिसमें लिखा था कि ब्लड मून टॉवर ने 2 9वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट और एक 8वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट को भेजा है, तो उसने सोचा कि उत्तरी राजकुमार वास्तव में दुर्भाग्य का शिकार हो गया है। लेकिन पत्र के अंत में ली फेंग ने उसे बताया कि एक रहस्यमय मास्टर स्तर का विशेषज्ञ प्रकट हुआ था और उसने ब्लड मून टॉवर के 2 9वीं श्रेणी के विशेषज्ञों का काम तमाम कर दिया था। इससे मु चांगटियन की जिज्ञासा बढ़ गई। एक रहस्यमय विशेषज्ञ उत्तर के राजकुमार की रक्षा के लिए किसे भेजा गया था? क्या वह रहस्यमय विशेषज्ञ शाही महल से आया हो सकता है? जैसे ही ये विचार उसके मन में आए, मु चांगटियन की नजर शाही महल की ओर मुड़ी, लेकिन उसने तुरंत उस विचार को खारिज कर दिया। सुम सम्राट ने उत्तर के राजकुमार को कभी भी अपना बच्चा नहीं माना, बल्कि उसे अपने जीवन का कलंक समझा, तो भला वह उसकी रक्षा के लिए किसी को कैसे भेज सकता था? इस दौरान लू चेन और उसका समूह पहले ही दोबारा रवाना हो चुका था। इसके बाद के महीने में लू चेन को हत्या के किसी और प्रयास का सामना नहीं करना पड़ा। इसका मुख्य कारण राजधानी शहर में फैली एक अफवाह थी। आजकल लोगों का मानना था कि लू चेन को एक ग्रैंडमास्टर का संरक्षण प्राप्त था। ग्रैंडमास्टर के आसपास होने पर कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि उसकी हत्या कर दे। बेशक लोगों को विश्वास नहीं था कि ग्रैंडमास्टर अनिश्चित काल तक लू चेन की रक्षा के लिए उसके साथ रहेंगे। पूरे सुम देश में मास्टर स्तर की विशेषज्ञता वाले लोग बहुत कम थे। किसी निकम्मे राजकुमार की लगातार रक्षा करना असंभव था। लोगों की नजर में वह ग्रैंडमास्टर संभवतः उत्तरी राजकुमार की रक्षा केवल उत्तरी शहर पहुंचने तक ही करेगा और फिर वहां से चला जाएगा। अध्याय 11 म्यूजिक सुआन गर्भवती है _1। अध्याय 11 म्यूजिक सुआन गर्भवती है _1। लगभग 2 महीने की थका देने वाली बैलगाड़ी और नाव यात्रा के बाद लू चेन का काफिला आखिरकार उत्तरी शहर पहुंचा। रास्ते में विभिन्न प्रांतों और काउंटियों के अधिकारियों ने उनका विनम्रतापूर्वक स्वागत किया। यात्रा के दौरान लू चेन ने अपनी पत्नियों और रखेलों से संवाद किया था, लेकिन यात्रा की जल्दबाजी के कारण शायद ही कोई गंभीर बातचीत हुई थी और उन्होंने शायद ही कभी अपने ची शोधन मंत्र और कायाकल्प कौशल का अभ्यास किया था। नॉर्थ सिटी की सीमा का चिन्ह देखते ही 2 महीनों की थकान पल भर में गायब हो गई। कंक्रीट की सड़कों के बिना दुनिया में घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ी से यात्रा करना किसी व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अब जब वह नॉर्थ सिटी पहुंच चुका था तो बच्चों को जन्म देने की उसकी योजना आखिरकार अमल में लाई जा सकती थी। इसी विचार के साथ लू चेन ने अपने आदमियों को अपने नए महल की ओर तेजी से बढ़ने का आदेश दिया। कुछ ही समय बाद लू चेन का काफिला उत्तरी शहर के यान काउंटी में पहुंच गया। अपने अधिकार क्षेत्र में 13 शहरों के साथ यान काउंटी सबसे समृद्ध थी और भविष्य में लू चेन की रियासत के रूप में भी काम करेगी। जब लू चेन का काफिला यान काउंटी में पहुंचा तो सभी स्थानीय अधिकारी उनका स्वागत करने के लिए बाहर आ गए और आम लोग सड़कों के किनारे कतार बनाकर खड़े हो गए। उस समय भीड़ में मौजूद कई लोग चुपचाप उत्तरी राजकुमार के बारे में चर्चा कर रहे थे। अंततः हमारे उत्तरी क्षेत्र को एक सम्राट का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इसका क्या फायदा? उत्तर का राजकुमार तो अभी 16 साल का है, अभी बच्चा ही है। मैंने सुना है कि उत्तरी राजकुमार एक अज्ञानी है और इसी कारण से उसे उत्तरी शहर भेज दिया गया था। कौन जानता है कि नॉर्थ प्रिंस तुरंत टैक्स बढ़ाना शुरू कर देगा या नहीं। अगर टैक्स फिर से बढ़ गए तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। अगर उत्तरी राजकुमार अपने महल में मौज मस्ती में मग्न रहे और हमें नजरअंदाज करे तो यही सबसे अच्छा होगा। मैंने सुना है कि कुछ जगहों पर किसी जागीरदार के आने के बाद लोगों का जीवन बहुत कठिन हो गया है। जैसे ही लू चेन शहर में दाखिल हुआ, उसने सड़क के दोनों ओर खड़े आम लोगों पर एक नजर डाली। उत्तरी क्षेत्र के निवासियों के वस्त्र अन्य प्रांतों और जिलों के लोगों की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक जर्जर थे। अन्य लोगों की तुलना में वे लगभग भिखारियों के समान थे। ये बहुत ही घटिया है। यान काउंटी अभी भी नॉर्थ सिटी का सबसे धनी शहर था। अगर यान काउंटी के निवासी भी इतने फटेहाल कपड़े पहने हुए थे तो अन्य काउंटियों की हालत का तो कोई सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता है। उसके पिता सम्राट ने उसे ऐसी जगह भेजकर वास्तव में निर्दयता दिखाई। लू चेन सोच रहा था कि क्या उत्तरी शहर में ऐसी कई महिलाएं हैं जो 90 का स्कोर हासिल कर सकती हैं, और क्या इससे रखेल रखने की उसकी योजनाओं पर असर पड़ेगा। वह लगातार उस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए भीड़ में उन महिलाओं की तलाश कर रहा था जो 90 अंक हासिल कर सकें, और उसने काफी देर तक खोजबीन की लेकिन उसे एक भी ऐसी महिला नहीं मिली। सड़क के दोनों ओर रहने वाले आम लोगों में किसी भी महिला का उच्चतम स्कोर 80 से अधिक नहीं था। लू चेन को थोड़ी निराशा हुई। जब काफिला शहर के द्वार पर पहुंचा तो उत्तरी शहर के सभी अधिकारियों ने झुककर कहा, राजकुमार, हम आपको प्रणाम करते हैं। उसी क्षण लू चेन अपनी गाड़ी से नीचे उतर गया। लू चेन को बाहर आते देख भीड़ तुरंत उत्साह से भर उठी। उत्तरी राजकुमार कितना सुंदर है। लोग कहते हैं कि उत्तरी राजकुमार की उम्र केवल 16 वर्ष है, लेकिन वह पहले से ही 20 वर्ष के युवक जितना परिपक्व दिखता है। उसकी शक्ल सूरत देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि उत्तरी राजकुमार अशिक्षित है ना? इसी समय हरे रंग का चोला पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति लू चेन के पास आगे बढ़ा और बोला, मैं ली रुई हूँ, आपकी सेवा में राजकुमार। ये सुनकर लू चेन ने ली रुई को गौर से देखा। नाम ली रुई, पहचान नॉर्थ सिटी के अस्थायी गवर्नर, शक्ति 5वां रैंक, वफादारी 30। उसके विचार में तुम एक प्रतिभाहीन और बेकार राजकुमार हो। ली रुई की वफादारी इतनी कम देखकर लू चेन ने तुरंत उत्तरी शहर के अधिकारियों की वफादारी की जांच की और पाया कि लगभग सभी अधिकारियों की वफादारी ली रुई के समान ही थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी।
इन लोगों ने संभवतः राजधानी शहर में उनकी प्रतिष्ठा के बारे में पहले ही पूछताछ कर ली होगी। लू चेन ने सीधे पूछा, प्रांतीय राज्यपाल ली, क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरे महल का निर्माण कार्य किस दिशा में चल रहा है? ली रुई ने जवाब दिया, निश्चिंत रहें राजकुमार, आपका महल बनकर तैयार है और आप उसमें रहने के लिए आ सकते हैं। मुस्कुराते हुए लू चेन ने कहा, तो कृपया आप आगे आगे चलें। जी हाँ प्रिंस। उसके बाद ली रुई और अन्य लोग रथों के दल को लेकर उत्तरी राजकुमार के महल की ओर चल पड़े। नॉर्थ प्रिंस मैंशन में प्रवेश करते ही ली रुई ने सीधे पूछा, राजकुमार आपके पास कब समय होगा? मैं आपको नॉर्थ सिटी की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूँ। हालांकि ली रुई लू चेन को निकम्मा राजकुमार समझकर उसे नीचा समझता था, लेकिन लू चेन आखिरकार उत्तरी राजकुमार था जो अब उत्तरी शहर का सर्वोच्च शासक था। नॉर्थ सिटी में अधिकारियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी का निर्णय नॉर्थ प्रिंस द्वारा किया जाता था। इस युग में जागीरदारों के पास अपनी आवंटित भूमि में बहुत अधिक शक्ति थी, न केवल प्रशासनिक अधिकार बल्कि अधिकारियों को नियुक्त करने और बर्खास्त करने का अधिकार, साथ ही मुद्रा बनाने और सेना को आदेश देने की शक्ति भी थी। ली रुई दरबार द्वारा नियुक्त एक अस्थायी प्रीफेक्चर गवर्नर थे। उत्तरी राजकुमार के आगमन के साथ ये संभावना थी कि उनका तबादला कहीं और कर दिया जाएगा, इसलिए ली रुई ने उत्तरी राजकुमार पर अपनी छाप छोड़ने और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की योजना बनाई ताकि उन्हें पता चले कि वह एक सक्षम अधिकारी हैं। ली रुई की बातें सुनकर लू चेन ने मुस्कुराते हुए उनके कंधे पर थपथपाया और फिर कहा, पेशेवर मामलों को पेशेवरों पर छोड़ दें। राज्यपाल ली, मेरे आने से पहले आपने उत्तरी शहर का प्रबंधन बखूबी किया था। भविष्य में भी मेरी ओर से उत्तरी शहर का शासन संभालते रहें। ये सुनकर ली रुई उत्साह से आधा घुटने टेककर बोला, राजकुमार आपकी इस मान्यता के लिए धन्यवाद। मैं अपनी पूरी शक्ति से अपनी अंतिम सांस तक आपकी सेवा करने के लिए समर्पित रहूंगा। लू चेन कुछ हद तक अवाक रह गया। उसका इरादा तो केवल किसी को काम पर लगाने का था। उसी क्षण लू चेन ने ली रुई की वफादारी में अचानक 50 गुना वृद्धि देखी और कहा, ठीक है राज्यपाल ली, आप अपना काम कीजिए। अगर कोई जरूरी बात न हो तो अब से मुझसे मिलने मत आना। मैं अपने महल से परिचित होने जा रहा हूँ। ये कहते हुए लू चेन अपने राजकुमार के महल की ओर चल पड़ा। लू चेन को जाते हुए देखकर ली रुई की भावनाएं जटिल थीं। स्पष्टतः उत्तरी राजकुमार एक हस्तक्षेप न करने वाला शासक बनना चाहता था और उत्तरी शहर के सभी मामलों को प्रीफेक्चर गवर्नर के भरोसे छोड़ना चाहता था। बेशक यह उनके लिए अच्छी खबर थी, सत्ता किसे पसंद नहीं होती, लेकिन ली रुई यह भी जानता था कि उत्तरी राजकुमार द्वारा सौंपी गई शक्ति को अत्यधिक हद तक अपने हाथ में लेने से दरबार में असंतोष पैदा हो सकता है। महान शिया राजवंश में एक ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है जिसमें एक रियासत के मुख्य सचिव ने जागीरदार की सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली थीं और उसके बाद अदालत ने उन्हें जागीरदार के अधिकार का हनन करने और जागीरदार को कैद करने के आरोप में दोषी ठहराया था, जिसके परिणामस्वरूप उस मुख्य सचिव के पूरे परिवार का सफाया हो गया था। राजकुमार के महल में प्रवेश करने के बाद लू चेन ने उस आंगन का चयन किया जिसमें वह रहेगा। फिर उसने सिस्टम स्पेस से ड्रैगन फीनिक्स ट्री का एक बीज निकाला। अपनी उंगली के सिरे को काटकर उस बीज पर खून की एक बूंद टपकाई। फिर उसे मिट्टी में गाड़ दिया और नौकरों को उसकी अच्छी देखभाल करने का निर्देश दिया। एक बार जब ड्रैगन फीनिक्स का पेड़ बड़ा हो जाता था तो उसकी पत्तियों से बनी चाय महिलाओं को उस पर अधिक निर्भर बना सकती थी। यह एक ऐसी चीज थी जो लू चेन के लिए काफी उपयोगी थी। उसी क्षण लाल जालीदार पोशाक पहने मुजिक्सुआन आंगन से गुजर रही थी। लू चेन को अपनी उंगली के सिरे को काटकर बार बार खून मिट्टी में निचोड़ते देख वह जल्दी से आंगन में आ गई। राजकुमार क्या बात है? मुजिक्सुआन ने शुरू में सोचा था कि लू चेन को किसी जहरीले सांप ने काट लिया है और वह जहर निचोड़कर निकाल रहा है। आकर्षक मुजिक्सुआन पर एक नजर डालते हुए लू चेन मुस्कुराया और बोला, मैं ठीक हूँ, मैं अपने रक्त से ड्रैगन फीनिक्स वृक्ष की साधना कर रहा हूँ। मुजिक्सुआन ने उलझन में पूछा, ड्रैगन फीनिक्स ट्री, यह क्या है? जवाब में लू चेन ने मुजिक्सुआन की पतली कमर पर अपना हाथ लपेटते हुए कहा, तुम्हें भविष्य में पता चल जाएगा। इतना कहकर लू चेन का हाथ मुजिक्सुआन की कमर पर घूमने लगा। मेरी प्यारी, क्यों न हम अभी राजकुमार के महल में जाकर देखें कि वहाँ का बिस्तर कितना आरामदायक है। ये सुनकर मुजिक्सुआन के चेहरे पर तुरंत शर्मिंदगी झलक उठी। फिर लू चेन ने मुजिक्सुआन को कमर से पकड़कर सीधे कमरे की ओर चल दिया। अपनी पत्नी के साथ एक बार संबंध स्थापित करने पर ची शोधन मंत्र अनुभव मूल्य में 10 की वृद्धि हुई। ची शोधन मंत्र को अनलॉक करने पर बधाई, शरीर में ची को सफलतापूर्वक प्रवाहित किया गया। बधाई हो, आपने मुजिक्सुआन को सफलतापूर्वक गर्भवती कर दिया है और आपने साबुन बनाने की विधि सीख ली है। सफल गर्भावस्था का पुरस्कार एक प्रोत्साहन पुरस्कार है, इसलिए ये पुरस्कार तुलनात्मक रूप से छोटा है। सफल प्रसव से कहीं अधिक समृद्ध पुरस्कार प्राप्त होंगे। अध्याय 12 अध्याय 12 तुम सब पहले ही मर चुके हो _1 अध्याय 12 तुम सब पहले ही मर चुके हो _1 सिस्टम के प्रसारण को सुनते ही लू चेन को तुरंत अपने शरीर में अविश्वसनीय रूप से ताजगी का अनुभव हुआ, मानो उसकी त्वचा सांस ले पा रही हो। लू चेन बेहद खुश था। आखिरकार वह अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित करने में सफल हो गया था। अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित करने के बाद क्या उसने साधना के मार्ग पर कदम नहीं रख दिया था? बेशक एक और बात थी जिससे लू चेन बहुत खुश था। मुजिक्सुआन आखिरकार गर्भवती हो गई थी। पिछले 2 महीनों से वे यात्रा पर थीं। हालांकि उन्होंने आपस में बातचीत की थी और अक्सर अपने रिश्ते को मजबूत बनाया था, लेकिन तीनों महिलाओं में से किसी में भी गर्भावस्था के कोई लक्षण नहीं दिखे थे। अप्रत्याशित रूप से घर बसाने के तुरंत बाद मुजिक्सुआन गर्भवती हो गई।
संतानोत्पत्ति के लिए एक स्थिर वातावरण वास्तव में आवश्यक है। मुजिक्सुआन को पकड़े हुए लू चेन ने उसकी गोरी और गुलाबी त्वचा को धीरे से सहलाते हुए कहा, मेरी जान, मेरे पास पैसे कमाने का एक तरीका है। क्या तुम इसके बारे में सुनना चाहोगी? लू चेन अब उत्तरी शहर का जागीरदार था और राजकुमार के महल की आर्थिक आय का मुख्य स्रोत जनता द्वारा लगाए गए कर थे। हालांकि इन करों का उपयोग अधिकारियों को वेतन देने के लिए करना पड़ता था, जिससे राजकुमार के महल के लिए शायद ही कुछ बचता था। यदि राजकुमार के महल को अच्छी तरह से जीवन यापन करना था तो उसे अभी भी अपना खुद का उद्योग स्थापित करना था, और संयोग से उसने साबुन बनाने की विधि प्राप्त कर ली। बेशक असली मुनाफा नमक और लोहे जैसी वस्तुओं से होता था, लेकिन फिलहाल लू चेन की इन वस्तुओं से कोई वास्ता रखने की योजना नहीं थी। इन मामलों में बहुत सारे स्वार्थ जुड़े हुए थे। अगर वह नॉर्थ सिटी पहुंचने पर इनमें दखल देता तो संभवतः उसकी जान लेने के और भी प्रयास किए जाते। लू चेन की बातें सुनकर मुजिक्सुआन की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत पूछा, राजकुमार, आप किस विधि की बात कर रहे हैं? मुजिक्सुआन ये भी साबित करना चाहती थी कि उसकी काबिलियत सिर्फ बेडरूम तक सीमित नहीं है। राजधानी में रहते हुए उसके पिता ने उसे इस तरह प्रशिक्षित किया था मानो वह भावी युवराज की पत्नी बने, इसलिए उसकी क्षमताएं हर क्षेत्र में काफी मजबूत थीं। लू चेन ने जवाब दिया, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे कपड़े साफ किए जा सकते हैं और मुझे विश्वास है कि लोगों को ये पसंद आएगी। मुजिक्सुआन ने उत्सुकता से पूछा, क्या राजकुमार साबुन के जामुन की बात कर रहे हैं? इस दुनिया में एक प्रकार का पेड़ था जो कपड़े साफ करने में सक्षम फल देता था, जिसे लोग साबुन के फल कहते थे। अगर ये सोपबरीज होते तो ये आम होते और इन्हें उद्योग में बदलना मुश्किल होता। लू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ उसकी सफाई करने की क्षमता साबुन के दानों से कहीं ज्यादा है। कुछ दिनों में जब मैं इसे बना लूंगा तब आपको खुद ही समझ आ जाएगा। मुजिक्सुआन ने उत्तर दिया, समझ गया मेरे स्वामी। उसी क्षण बाहर से एक नौकरानी की आवाज आई, राजकुमार, मैडम चू आपसे मिलना चाहती हैं। ये सुनकर मुजिक्सुआन ने तुरंत लू चेन से कहा, राजकुमार, आप जाकर देख लीजिए, मैडम चू को आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी होगी। वे अभी अभी उत्तरी शहर पहुंचे थे और निश्चित रूप से उन्हें कई काम निपटाने थे। मुजिक्सुआन लू चेन से चिपकने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अगर यह बात फैल जाती कि उत्तरी शहर पहुंचते ही वह लू चेन से चिपकी हुई है तो वह नहीं जानती कि कितने लोग उसकी आलोचना करेंगे। मेरी जान, आराम करो, मैं जाकर स्थिति का जायजा लेता हूँ, लू चेन ने कहा। अनिच्छा से बिस्तर से उठकर लू चेन ने कपड़े पहने और कमरे से बाहर निकल गया। जब लू चेन राजकुमार के महल के प्रशिक्षण मैदान में पहुंचा तो उसने ली फेंग और चू यूकिन को कुछ चर्चा करते हुए देखा। लू चेन को आते देख ली फेंग ने जल्दी से कहा, राजकुमार, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। लू चेन ने चू यूकिन की ओर देखा और पूछा, मैडम चू, क्या आप मुझसे किसी बात के बारे में मिलना चाहती थीं? चू यूकिन ने जवाब दिया, मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रही हूँ, बल्कि जनरल ली ढूंढ रहे हैं। लू चेन की निगाहें एक बार फिर ली फेंग पर टिक गईं। ली फेंग ने झट से अपनी छाती से एक पत्र निकाला और लू चेन से कहा, राजकुमार, ये ड्यूक मू की ओर से है। उन्होंने मुझे निर्देश दिया है कि उत्तर शहर पहुंचने पर मैं ये पत्र आपको सौंप दूं। लू चेन ने तुरंत ली फेंग से पत्र ले लिया और उसे ध्यान से पढ़ना शुरू कर दिया। उस समय ली फेंग और उसके पीछे मौजूद लगभग 100 सैनिक लू चेन के हाथों में मौजूद पत्र को ध्यान से देख रहे थे। ली फेंग विशेष रूप से बहुत घबराया हुआ लग रहा था। उन्हें नहीं पता था कि पत्र में क्या लिखा है और अब उन्हें डर था कि उत्तरी राजकुमार उन्हें चुप करा देगा। आखिरकार वे राजधानी लौटने वाले थे और उत्तरी राजकुमार शायद उन पर भरोसा न करे। पत्र पढ़ने के बाद लू चेन ने ली फेंग और अन्य लोगों की ओर एक नजर डाली। ली फेंग की वफादारी अब बढ़कर 87 हो गई थी, जिससे वह पूरी तरह से भरोसेमंद अधीनस्थ बन गया था। गार्ड टीम के सैनिकों की वफादारी भी बहुत अधिक थी, लगभग किसी की भी वफादारी 60 से कम नहीं थी। लू चेन ने स्पष्ट रूप से कहा, ड्यूक म्यू ने मुझे इस पत्र में सूचित किया है कि आप सभी की मृत्यु हो चुकी है। ये शब्द सामने आते ही हंगामा मच गया। बैककोट ली फेंग और अन्य लोग मन ही मन सोचने लगे कि क्या उत्तरी राजकुमार वास्तव में उन्हें चुप कराने की योजना बना रहा है। नहीं, ये कहना चाहिए कि ड्यूक मू का उन्हें जीवित रहने और वापस लौटने देने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार वह पत्र ड्यूक मू ने उत्तरी राजकुमार को लिखा था। ली फेंग और उसके आदमियों को बहुत घबराया हुआ देखकर लू चेन ने आगे कहा, ड्यूक मू ने मुझे आपको ये बताने के लिए कहा है कि उन्होंने आपके परिवार के सदस्यों को पहले ही यान काउंटी में बुलवा लिया है। आपको हुबेन सेना से हटा दिया गया है और अब से आप मेरे साथ चलेंगे। यह ली फेंग को तुरंत एहसास हो गया कि उन्होंने लू चेन के कहने का मतलब गलत समझा था। वे पहले से ही मृत थे, जिसका अर्थ है कि उन्हें ग्रेट सू की हुबेन सेना से बर्खास्त कर दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि ड्यूक मू का शुरू से ही उन्हें राजधानी लौटने देने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वह चाहता था कि वे उत्तरी राजकुमार का अनुसरण करें। इस क्षण लू चेन ने एक शरारती मुस्कान प्रकट करते हुए कहा, बेशक, अगर आप मेरे साथ नहीं आना चाहते हैं तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। ये सुनकर ली फेंग और 100 से अधिक सैनिक बिना किसी झिझक के घुटने टेक कर बोले, हम राजकुमार का अंत तक साथ देने की शपथ लेते हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर उन्होंने अब नहीं शब्द बोलने की हिम्मत की तो वे निश्चित रूप से यान काउंटी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वे मूर्ख नहीं थे। इसके अलावा उत्तरी राजकुमार का अनुसरण करना कोई बुरी बात नहीं थी। ये जानने के बाद कि उत्तरी राजकुमार के पास 9वीं श्रेणी के विशेषज्ञों को मारने में सक्षम हथियार है, उन्हें विश्वास हो गया कि वह हमेशा से अपनी क्षमताओं को छिपा रहा था।
एक बार जब उत्तरी राजकुमार राजधानी लौटकर सर्वोच्च शासन करेगा तो उन सभी को ड्रैगन के गुण प्राप्त हो जाएंगे। विकल्प स्पष्ट था, इस पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं की। लू चेन ने कहा, ठीक है, आप सब उठ जाइए। धन्यवाद प्रिंस। लू चेन ने अपनी छाती से एक टोकन निकाला और उसे ली फेंग की ओर उछालते हुए कहा, जनरल ली, मेरा टोकन ले लो और उत्तरी शहर की सेनाओं की कमान संभालो। सैनिकों को प्रशिक्षण देना आपकी जिम्मेदारी होगी। ली फेंग ने तुरंत अपनी मुठियां भींच लीं और कहा, मैं राजकुमार को निराश नहीं करूंगा। मैं उत्तर शहर की सेना को शीघ्रता से पुनर्गठित करूंगा और उन्हें एक लड़ाकू बल के रूप में प्रशिक्षित करूंगा। लू चेन ने कहा, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, बड़े कदम उठाने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। ली फेंग तुरंत बात समझ गया और जवाब दिया, समझ गया, मैं सावधानी से आगे बढ़ूंगा। ली फेंग ने सोचा कि उत्तरी राजकुमार अपनी योजनाओं के बारे में दूसरों को सचेत होने से बचाने के लिए अपनी क्षमताओं को छुपाए रखने की योजना बना रहा होगा। ठीक है, आप अपना काम कीजिए। इतना कहकर लू चेन मुड़ी और जाने की तैयारी करने लगी। इस समय चू यूकिन ने लू चेन की दूर जाती हुई आकृति को देखा और उसके दिल में एक बेचैनी सी महसूस हुई। किसी कारणवश उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था मानो लू चेन के चारों ओर ऊर्जा का एक विशाल भंडार मौजूद हो। अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए चू यूकिन ने अपने पैर की उंगलियों से धक्का देकर खुद को आगे बढ़ाया और तुरंत लू चेन के पीछे प्रकट हो गई। अपने पीछे आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए लू चेन अचानक मुड़ गया और ठीक उसी समय उसने चू यूकिन को देखा और उनकी निगाहें मिल गईं। चू यूकिन उससे 30 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर थी। एक हल्की सी खुशबू लू चेन की नाक में पहुंची, जिससे उसके शरीर में हलचल मच गई। मैडम चू, आप क्या कर रही हैं? चू यूकिन मुस्कुराई और बोली, चेना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी पीठ पीछे मार्शल आर्टिस्ट बन जाओगी। मैंने तुम्हें पहले कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास करते क्यों नहीं देखा? तुम किस प्रकार की साधना कर रही हो? अपनी पोल खुलते देख लू चेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैडम चू, ये पुरुषों का एक छोटा सा राज है। चू यूकिन ने झुंझलाहट का नाटक करते हुए कहा, तुम्हें ये सारे रहस्य कहाँ से मिलते हैं? लू चेन ने हंसते हुए कहा, गंभीर व्यक्ति के दिल में कई रहस्य होते हैं, ये सामान्य बात है। चू यूकिन ने लू चेन को एक अवाक निगाह से देखा और फिर कहा, ठीक है, मुझे मत बताओ, मैं रक्षा व्यवस्था करने जा रही हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चू यूकिन राजकुमार के महल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गई। चू यूकिन की सुंदर और शांत आकृति को देखकर लू चेन के दिल में प्रेम की ज्वाला और भी तीव्र हो गई। वह झट से मुड़कर अपनी 2 रखेलों को साधना का अभ्यास कराने के लिए दौड़ पड़ा। बैककोट।